आइए, हम लोगों ने पार्ट बी में 4 चैप्टर किए थे। पहले तो हम लोगों ने जो है पूरा का पूरा जो है अपना स्टोरी तैयार किया था और उसके बाद हम लोगों ने 4 चैप्टर किए थे, जिसमें हमने किया था पिटीशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, आपके नोट से रोल फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ रोल फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। इसके बाद कन्वेनिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ मीटिंग, और एक हमने किया था कहां पे, चलिए, यानी प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। आइए अब जरा हम लोग हमला करते हैं उस चीज पे जो हम लोगों ने पहले भी किया है बायबैक के दौरान, जिसको हमने कहा था फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग वाले पोर्शन। ये है हमारा रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजी। रिजोल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन। देखते हैं कि हम स्ट्रैटेजी में रिजोल्यूशन जैसे चीज कौन कौन सा अडॉप्ट कर सकते हैं, किस किस तरह का हम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं जब इंसॉल्वेंसी जैसा इशू हो, या फिर हमारे ऊपर किसी तरह से फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए जो है वो ऑप्शन रहे। आइए जरा अपने नोट्स पे, ये सारा चीज अगर आपको ध्यान हो तो ये सब पढ़ा चीज हमारा है। बस दिक्कत है कि इस जगह है, इसीलिए हमने इस चीज को यहां पे क्या किया है, ऑलरेडी लिख दिया है। काम की बात पे आते हैं, और वो है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी सुना भी नहीं है। इसके लिए हमने कितनी मन्नतें मांगी, नहीं कि कब ये हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, मन्नत में किसी ने ये नहीं बोला था कि सर के सर पे ही नारियल फोड़ूंगा नहीं तो मेरे ऊपर कितने जो है वो क्या हो चुके रहते, फूट चुके होते हैं। चलिए, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में हमने देखा था कि कंपनी जब भी जो है वो किसी भी तरीके से रिस्ट्रक्चर करना चाहती है अपने आप को, तो वहां पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है कि आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। यहां पे कह रहे हैं कि अगर हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो इसके 2 मेजर एस्पेक्ट इन्होंने दिए। एक दिया है ऑपरेशनल या ऑर्गेनाइजेशनल, और एक इन्होंने दिया है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। ये जो 2 एस्पेक्ट इन्होंने दिया, इसमें ऑपरेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में हम कहते हैं कि ये हमने बहुत डिटेल में बहुत तरीके से पढ़ा है, जिसमें जो है हम कोलैबोरेट करना, बिजनेस को एक्सपेंड करना, नया डिपार्टमेंट बनाना, नया प्रोडक्ट लाइन बनाना, और इसके जरिए हम बिजनेस को बड़ा करते हैं। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में हम कहते हैं कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हो, तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के याद कीजिए, हम लोगों ने ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन जो एस्पेक्ट पढ़ा था। उन्हीं ओवर और अंडर कैपिटलाइजेशन के लिए ये नीचे इन्होंने जो है वो 2 एस्पेक्ट दिए हमारे पास, 2 कंपोनेंट। एक तो है डेट को रिस्ट्रक्चर करना, एक हमारा क्या है, इक्विटी को रिस्ट्रक्चर करना। यानी कि या तो हम डेट को रिस्ट्रक्चर करें या क्या करें, इक्विटी को रिस्ट्रक्चर करें। डेट को रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के यहां पे इन्होंने प्रोसेस दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि इसमें आप 3 तरह के डेट को रिस्ट्रक्चर करते हैं। एक सिक्योर्ड और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रिस्ट्रक्चरिंग अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और रिस्ट्रक्चरिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यानी अभी तक में जो 2 पेज हैं, इसमें काम की बात यह आई है कि कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में है, जिसमें हम कह रहे हैं फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। और इस फाइनेंशियल, क्योंकि उससे पहले कहानी है, जो लैंग्वेज और कहानी है वो क्वेश्चन कहीं नहीं क्रिएट हो पाता है उससे। कह रहे हैं कि अगर हम फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो यहां 2 है, या तो डेट का रिस्ट्रक्चर करें या किसको हम रिस्ट्रक्चर करें, इक्विटी को जो है हम रिस्ट्रक्चर करें। अगर हम डेट को रिस्ट्रक्चर करने की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के डेट है मेजरली, जिसको हम रिस्ट्रक्चर करेंगे। रिस्ट्रक्चर करने का मतलब है कि डेट अगर ज्यादा है तो उसे हम क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर इक्विटी को रिस्ट्रक्चर करें, इसका मतलब इक्विटी हमारे पास ज्यादा हो गया, उसे हम क्या करेंगे, कम करेंगे। यही हमारा रिस्ट्रक्चर करने में आया। तो यहां पे कह रहे हैं या तो सिक्योर्ड होंगे या अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म, और यह शॉर्ट टर्म है तो क्या है, सिर्फ हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग कह दिया। कहा कि इन तीनों में से कोई भी चीज आपको जो है,
यहां पे जो है वो डिटेल में नहीं जानना है, क्योंकि सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी है जो हमें जानना है कि ये 3 तरह के हमारे पास क्या हो गए स्ट्रैटेजी। पहले तो 2 तरह के स्ट्रैटेजी, या तो डेट को रीस्ट्रक्चर करेंगे या इक्विटी को रीस्ट्रक्चर करेंगे। डेट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए 3 तरह के डेट रीस्ट्रक्चर करना है। कह रहे फॉर्मल रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। कह रहे एक रिजोल्यूशन प्लान हम बनाते हैं और वो करता क्या है, जैसा नेसेसरी रहे, फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स एसेट। कह रहे इसके तहत हम बड़े सारे काम करते हैं, जिसमें से कुछ के ये एग्जाम्पल हैं। जब भी कोई चीज इस तरह से लिखा रहे इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग, इसका मतलब है कि और बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। मेजरली ये सारे चीज हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एसेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर टू वन और मोर पर्सन, यानी कि सब हम सिर्फ इन 3 चीजों को भी फिलहाल क्या करने जा रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड, लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म बोरोइंग को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। सेल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एसेट, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, कैंसिलेशन और डिलिस्टिंग ऑफ एनी शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। यहां पे देखिए इफ एप्लीकेबल लिखा है, इसका सिर्फ मतलब बता सकते हैं ये डेट रीस्ट्रक्चरिंग में कहां से आ गया, कैंसिलेशन और डिलिस्टिंग ऑफ एनी शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। तो बायबैक तो इक्विटी में आ जाएगा, बायबैक तो इक्विटी में आ जाएगा। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, क्या क्या रिडीम हो जाए, लेकिन यहां पे देखिए ये लिखा हुआ डिलिस्टिंग ऑफ एनी शेयर्स लिख दिया है, डिवेंचर नहीं लिखा है, ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। तो इस बार जो हाँ कन्वर्ट वाला जो कह रहे हैं वो सही है कि अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं और उस कारण से जो है वो कहीं क्या करना पड़ रहा है, डिलिस्ट करना पड़, इसलिए लिखा हुआ है यहां पे इफ एप्लीकेबल। अगर ऐसा हो कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट को हटा रहे हैं वो आपके डिवेंचर हो या बॉन्ड हो जो कि आपके कन्वर्टेबल हो, और उसके कारण जो है वो आपको उसे क्या करना पड़ रहा है, डिलिस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि जब वो चीज रहेगा ही नहीं, आप पहले से ही खत्म कर रहे हैं, तो ऐसे केस में उसे इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आप उतने को क्या कर देंगे, डिलिस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा जो है पहला चीज इशू ही नहीं किया है और दूसरा इशू तो किया है लेकिन इसके लिए अंडरलाइंग एसेट अभी आपने लिस्ट नहीं किया है, आप इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हम इसे कन्वर्ट करेंगे उस दिन हम इसे क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, तो वैसे केस में आपको डिलिस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हम कभी कभी जिस दिन इशू करते हैं उसी दिन हम उसको क्या कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं, उसकी ट्रेडिंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो जो है वो कन्वर्ट हो गया तो उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ऐसा ही जो है वो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का यही करेक्टरिस्टिक्स है, हाँ जी, एडीआर जीडीआर, जिसमें जब आप इशू करते हैं उस समय जो है आप लिस्ट कर देते हैं, लेकिन उसकी ट्रेडिंग तब होती है इंडियन मार्केट में जब कोई एडीआर को किसमें करता है, जब उसको जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट करता है। तो सेटिस्फैक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यानी जिन चीजों पे चार्ज क्या था, क्रिएटेड था, उनको आप हटा रहे हैं। ये सारे के सारे तरीके जो भी आपके हैं वो है क्या, ये सारे तरीके हैं जिससे आप जो है वो अपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और बोरिंग को क्या कर सकते हैं। अब इसमें जब भी आपको इतने सारे दिए हुए रहे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें जब पूछा जाएगा कि किस किस तरीके से आप डेट को क्या कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, तो इसमें जो पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे वो क्या रहेगा, थोड़े ज्यादा। और इसमें से कोई भी पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, चाहे चेंज इन टेक्नोलॉजी यूज बाय आपके कॉर्पोरेट डेटर, या ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर ऑथोरिटी। तो इसका मतलब हमें इसमें 2 चीज जानने थे, एक था हमारा डेट रीस्ट्रक्चरिंग, दूसरा हमारा एक इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग। इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग में जो भी चीजें इसको आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल और बायबैक ऑफ शेयर्स। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में बस इतना ही कि आप इस रूल को फॉलो कीजिए, इस रूल को, अगर आपको ध्यान हो तो ये दोनों वाले रूल हमने पढ़े हैं, बस सिर्फ आपने नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा,
और अच्छी बात यह कि ये भी आपको अभी भी नहीं पढ़ना है, यानी कि इस चैप्टर में सिर्फ इन्होंने नाम बोला है। और यहां रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इसमें बहुत डिटेल में ये हमने पढ़ा। बायबैक, ये भी डिटेल में पढ़ा। इसके बाद कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, ये नहीं पढ़ा बस। और मजेदार बात देखिए, इसमें इन्होंने रिपीट करते हुए यही सब लिखना शुरू किया कि 230, 231, 232। मैंने बोला अगर मैंने लिख दिया और बच्चे गो थ्रू करने लगे तो मुझ पर लुटाना शुरू करेंगे कि सर मन नहीं भरा मर्जर अमलगमेशन से, कुछ लगाव हो गया है, प्रॉब्लम क्या है इस चैप्टर के साथ। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, क्योंकि यहां वही सारे चीजें जो हमने पढ़ा हुआ है, बस उन्होंने नाम दिया है कि कैसे जो है हम मर्जर अमल, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी है, तो उस स्ट्रैटेजी के तहत मर्जर अमलगमेशन भी एक क्या है, स्ट्रैटेजी। लेकिन याद कीजिए और भी बड़े सारे स्ट्रैटेजी थे, भला इनका किनका ध्यान नहीं गया उन स्ट्रैटेजी पे, नहीं तो फिर क्या होता, और भी डुप्लीकेशन होता। तो उसमें हमने डीमर्जर और भी बड़े सारे चीज पढ़ते, सब तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ही है, उसी के तो ये स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। तो शायद जो है इनसे पहचानने में भूल हो गई, और या इन्होंने तरस खाया कि ए में बहुत सारा स्ट्रैटेजी दे दिया, तो मुझे ये समझना है कि बस ये दिया क्यों। यहां तक के पार्ट को तो ये ऐसे ही क्या कर सकते थे, हटा सकते थे कि ये ऑलरेडी उस जगह पे इन्होंने क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। लेकिन फिर आप कहेंगे आप हटा देते, मैंने पहले ही बोला इन एरियाज को हम कैसे लेकर के चल रहे हैं। स्टडी मैट में जो जो है हम किसी भी चीज को हटा नहीं रहे, हाँ एक बार गो थ्रू जरूर कर लेंगे, खुद हमें पता है कि ये हमने वहां पे पढ़ा हुआ है तो इसको यहां से इग्नोर कर देंगे। सेल ऑफ एसेट अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि हम कैसे जो है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना कि डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एसेट को। कह रहे द लिक्विडेटर में सेल, एक एसेट को किस बेसिस पे सेल कर सकता है, स्टैंड अलोन, एक एक एसेट को अलग अलग उसके प्राइस पे क्या करेगा, सेल करेगा। इन स्लम सेल, ये हमने पढ़ा है, पूरा डिटेल पढ़ा था इसमें। इसके जो है वो टैक्स वगैरह में लेकर के इम्प्लीफिकेशन लेकर के सारी कहानी हमने पढ़ी थी। सेट ऑफ एसेट कलेक्टिवली, एसेट इन पार्शियल यानी परचेज में हम जब करते हैं, कॉर्पोरेट डेटर एज गोइंग कंसर्न या फिर कंपनी के गोइंग कंसर्न में रहते हुए हम करते हैं। द बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एज गोइंग कंसर्न, यानी कि एक हो गया कॉर्पोरेट डेटर और एक हमारा क्या है, बिजनेस। यानी कि अगर हम सिर्फ एक की बात करें कंपनी के फॉर्म में तो हो गया कॉर्पोरेट डेटर, जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन गोइंग कंसर्न में हम लिक्विडेट नहीं कर रहे हैं। मोड ऑफ सेल, लिक्विडेटर शैल ऑर्डिनरी सेल द एसेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर थ्रू एन ऑक्शन, किसके जरिए, ऑक्शन के जरिए। जब आप पूरा कर लेंगे तब आपको बस एक ही कंफ्यूजन होगा, ये चैप्टर क्यों डाला। मैं तो जब शुरू में सिलेबस देखा था तो मुझे लगा कि ये यहां किसी सेंस को लेकर के नहीं आता है, कि ये बस बता रहे हैं कि कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं। जब इतने सारे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी आप इस लेवल का कर लेते तो उसके बाद ये बताना कि चीजों को कैसे कैसे बेचेंगे, तो कहा ठीक है वो मजाक कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। तो एक हुआ हमारा किस तरीके से, ऑक्शन के जरिए बेच सकते हैं। द लिक्विडेटर में सेल द एसेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय मीन ऑफ व्हाट, लेकिन यहां पे उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेल सिर्फ और सिर्फ, अब यहां बस थोड़ा सा बस ध्यान दे दीजिएगा कि प्राइवेट सेल जो है वो कर सकते हैं लेकिन इन्हीं सिचुएशन में, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज जब भी करेंगे क्या करेंगे, ऑक्शन करेंगे, ताकि सबसे अच्छा जो प्राइस हो वो सबसे अच्छा प्राइस कंपनी को क्या हो सके, मिल सके। अगर एसेट हमारा क्या है, पेरिसेबल है, खराब होने वाला है, अगर हम बहुत इंतजार करेंगे कि इसको हम क्या करते हैं, ऑक्शन लगाते हैं तब करते हैं, तो बहुत ज्यादा का नुकसान होगा। द एसेट इज लाइकली टू डिटोरिएट इन वैल्यू सिग्निफिकेंटली इफ नॉट सोल्ड इमीडिएटली, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सिग्निफिकेंटली, अगर अभी हम नहीं बेचते हैं तो जितना हम ऑक्शन में ज्यादा ले पाएंगे लोगों को इन्वाइट करके, उससे ज्यादा तो वैल्यू ही डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम प्राइवेट क्या कर देते हैं, यानी जो भी बंदा हमें मिला उनके बीच में बेच दिया। द एसेट इज सोल्ड एट ए प्राइस हाइयर देन द रिजर्व प्राइस ऑफ फेल्ड ऑक्शन, या आपने ऑक्शन बुलाया था, ऑक्शन सक्सेसफुल नहीं रहा, उस ऑक्शन में जो आपका जो है वो रिजर्व प्राइस था उससे ज्यादा के ग्राहक मिल गए। आपने रखा था 10 लाख रुपए रिजर्व प्राइस, कोई बोला ही नहीं 10 लाख, वो तो उससे ज्यादा बोलता जाएगा तब ना हैमर बजेगा, डन।
कोई बोला ही नहीं 10 लाख में, तो क्या हो गया, ऑक्शन फेल हो गया, क्योंकि रिजर्व प्राइस आना चाहिए था। प्राइवेट में कोई 11 लाख में लेने को तैयार हो रहा है, कह रहे बेच सकते हैं, ये अलाउड है। बस ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेल में बस ये ना हो कि आप जो है वो सस्ते में चीजों को क्या करें, सेल आउट करें। द प्रायर परमिशन ऑफ एजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज बीन ऑब्टेन, तब तो किसी भी प्राइस पे कर सकते हैं। द लिक्विडेटर शैल नॉट सेल द एसेट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कहा ये सिर्फ और सिर्फ कब, बाय वे ऑफ प्राइवेट सेल किनको कर रहे हैं, यानी कि अभी जो आपने किया प्राइवेट सेल आप कर सकते हैं इन सिचुएशन में, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेल कर रहे हैं इन लोगों के बीच में, तो आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगा, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। किनको दे रहे हैं, या रिलेटेड पार्टी किसके हो, या आपके रिलेटेड पार्टी हो, यानी हिज रिलेटेड पार्टी, एनी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय, या अगर कोई आईआरपी ने कोई और, या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कोई और प्रोफेशनल अपॉइंट किया था किसी भी तरह के अपने मदद के लिए, तो उससे अगर कोई रिलेटेड पार्टी होंगे। द लिक्विडेशन शैल नॉट प्रोसीड with the sale of an asset if he has reason to believe that there is any collusion between the buyer or the corporate debtor related to related parties and buyer। इनके कहने का बस इतना ही मतलब, कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह का प्राइस मैनिपुलेशन हो, जिसको साइफोनिंग ऑफ फंड भी कहते हैं, कि कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन को उतने पैसे आने चाहिए जितने का वो हमारा क्या था, हमारा वो एसेट था। एसेट मेमोरेंडम, कहा कि मेमोरेंडम का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना। कह रहे यहां एसेट मेमोरेंडम का मतलब है कि आप किस किस एसेट को क्या करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं, और किस किस एसेट को आपने जो है वो क्या किया है, सेल किया है। तो एसेट मेमोरेंडम शैल प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट विच आर इंटेंडेड टू बी रियलाइज्ड बाय द सेल, यानी कि जिन चीजों को आप बेचने वाले हैं इसका वैल्यू बताइए, किस मैनर में बेचेंगे ये बताइए, किस जो है वो आप जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आप इसका जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये आप बताइए। द लिक्विडेटर शैल फाइल द एसेट मेमोरेंडम अलोंग विथ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, किनको, यानी कि एक हुआ कि हम क्या बेचने जा रहे हैं, किस तरीके से बेचने जा रहे हैं, कितने पे हम बेचने जा रहे हैं, और एक हुआ कि जब आपने बेच दिया तो उसका रिपोर्ट दीजिए। द एसेट मेमोरेंडम शैल नॉट बी एक्सेसिबल टू एनी पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लिक्विडेशन अनलेस परमिटेड बाय, बाद में आप कर सकते हैं लेकिन उस दौरान जो है आप एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप किससे परमिशन नहीं ले लेते हैं, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी से परमिशन नहीं ले लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एसेट इंटेंडेड टू बी सोल्ड, कहा कि कोई भी एसेट जो आप बेचेंगे उसको आप जो है वो तब तक नहीं बेच सकते हैं चाहे आप जिस भी मोड से जो है वो जा रहे हैं, रिजोल्यूशन और लिक्विडेशन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम लिक्विडेशन के लिए जा रहे हैं और एसेट को अगर हम बेच रहे हैं तो कहा गया कि उसका पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। और वैल्यूएशन इसीलिए ताकि हम उससे कम प्राइस में चीजों को ना बेचे, हमें पता रहे कि हमारे एसेट की वैल्यू क्या है। इन केस नॉट कवर अंडर एबव, यानी कि यहां पे दिया हुआ है आपका कि इन सिचुएशन में हमारे जो है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होंगे। वेयर द वैल्यूएशन हैज बीन कंडक्टेड अंडर रेगुलेशन 5 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, या फिर आपका जो है वो रेगुलेशन 34 यानी फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन। As the case may be, the liquidator shall consider the average of estimates of the value arrived under those provision for the purpose of valuation under these resolution। ऐसे केस में आप कम से कम 2 प्रोफेशनल से जो है वो इसका वैल्यूएशन कराते हैं और उसका क्या करते हैं, उसका आप एवरेज निकालते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से किसी तरीके से नहीं जाते हैं, यानी जो चीज ऊपर कवर नहीं हो रहा है उसमें का, इसके अलावा लिक्विडेटर 7 दिनों के भीतर लिक्विडेशन कमिटमेंट डेट के 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। वहां जो दिया हुआ है उसमें नाम और उसमें जो है वो नंबर दिया हुआ, उसमें 2 नहीं दिया हुआ है, उसमें उन्होंने तरीका बताया है कि इसमें इतने जो है वो वैल्यूअर होंगे और इस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे। लेकिन अगर आप ना ही रिजोल्यूशन 34 वाले में फॉल करते हैं ना ही दूसरे वाले में, तो वैसे केस में और किसी भी सिचुएशन में लिक्विडेशन के स्टार्ट होने के कितने दिनों के भीतर, 7 डेज के भीतर जो है आप 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे टू डिटरमाइन द रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ एसेट और बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एट रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये सारे लोग जो है आपके रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं होने चाहिए। कौन कौन से, रिलेटिव्स ऑफ लिक्विडेटर, रिलेटेड पार्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, एनी ऑडिटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, और कोई भी पार्टनर और डायरेक्टर जो है आपके किसके, कॉर्पोरेट
डेटर के, यानी कि जो भी आपके जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन जो यहाँ पे लिक्विडेटर होंगे उनसे भी अगर कोई रिलेटेड पर्सन है तो वो नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरह से जो है वो वैसे पर्सन को अपॉइंट नहीं करेंगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर की तरह जो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को क्या करे, अफेक्ट करे। The registered valuer appointed shall independently submit to the liquidator the estimate of realizable value of assets और business, जो भी है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। एवरेज ऑफ टू एस्टिमेट जो आपको मिला है वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एसेट हो जाएगा। इसका मतलब हमने शुरू किया कि क्या स्ट्रैटेजी है डेट को रीस्ट्रक्चर करने का। तो डेट को रीस्ट्रक्चर करने को लेकर के तीन तरह के चीज आए। फिर हमने कहा कि इक्विटी को रीस्ट्रक्चर करने का क्या तरीका है, तो फिर हमारे पास तीन तरह के चीज आए, जिसमें इन्होंने कहा कि जब हम डेट को जो है वो करने चाहते हैं, रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, तो उसमें हम सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन्हीं में से एक दो चीजों के बारे में इन्होंने बताया और कहा कि अगर किसी सिचुएशन में लिक्विडेशन वगैरह के दौरान हम अपने एसेट को सेल आउट करते हैं तो सेल आउट करने से पहले क्या प्रोसेस करेंगे, यानी कि कैसे हम उसको जो है वो क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने में इन्होंने बताया है कि किस किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारे जो है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन लोगों से रिलेटेड है तो उनको रजिस्टर्ड वैल्यूअर की तरह अपॉइंट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो क्वेश्चन इस पे कैसे फ्रेम करेंगे। तो सही में अगर देखा जाए तो इस पे जो थोड़े ढंग के क्वेश्चन होते वो अगर फ्रेम किया तो वो हमारा पार्ट इससे ही कवर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि कौन कौन रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, तो बस ये सारे पार्ट आते हैं जो नहीं हो सकते हैं। अगर सेल करना रहा एसेट को तो किस किस मेथड से जो है हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। वैल्यूएशन अगर निकालना रहा तो कैसे उसका क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। किनको जो है हम वैल्यूअर बनाएंगे और किनको वैल्यूअर नहीं बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन यहां से जो बेसिकली बनते हैं, जो कि अगर कोई सही इंसान रहेगा तो कभी ना बनाए, क्योंकि इसमें दो चीज अगर छोड़िए तो इसके बाद बाकी चीज जो है वो सिर्फ बात करने के लिए है। और सही में देखे तो वो आपका जो है वो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग से ही है। सिर्फ दो चीज मुझे लगा जो थोड़ा अलग, और वो ये है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो आप अपॉइंट कर रहे हैं वो जो है वो कौन कौन लोग आपके रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं होंगे, जो ये वाला पोर्शन है। और एक जो आपका दूसरा था ये वाला जिसको मैंने किया एसेट मेमोरेंडम के बारे में, ये दो चीज जो है वो सिर्फ इसमें अलग है। मेमोरेंडम तो हमें पता है, एसेट मेमोरेंडम बस हमें पता नहीं था। चलिए इसके बाद देखिए इसमें एसेट सेल रिपोर्ट। जब आपका एसेट जो है वो क्या हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, अब उसका रिपोर्ट देंगे। और इसका जो रिपोर्ट देंगे उसमें आप अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दे सकते हैं अगर सारे के सारे एसेट सेल नहीं हुए तो। नहीं तो द लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर एन एसेट सेल रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेड एसेट टू बी इनक्लोज विद द प्रोग्रेस रिपोर्ट कंटेनिंग रियलाइज वैल्यू, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, यानी कि रियलाइजेशन के दौरान जो जो खर्च आए होंगे, यानी उसको ऑक्शन करने में या जो वैल्यू रिसीव करने में। द मैनर एंड मोड ऑफ सेल इफ वैल्यू रियलाइज इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एसेट मेमोरेंडम। आपने एसेट मेमोरेंडम के समय दिया था ना कि कितने वैल्यू में क्या करेंगे, इसे हम बेचने वाले हैं। द रीजन फॉर द सेम, एक्सप्लेनेशन दीजिए। द पर्सन टू हुम द सेल इज मेड, ऐसा इसीलिए क्योंकि किन किन को नहीं बेचना है इसके गाइडलाइन दिए हुए हैं। एनी अदर डिटेल ऑफ सेल, रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब होता है वो क्रेडिटर जिसने कोई ना कोई आपको कर्ज दिया है और कर्ज के बदले में किसी चीज पे आपने क्या क्रिएट किया है, चार्ज क्रिएट किया है। लेकिन यहां जो प्रोसेस दिया हुआ है ये प्रोसेस सिक्योरिटाइजेशन से आपका अलग है। जो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट है 2002 उसमें अलग चीजें दी हुई, अलग तरीका दिया हुआ है, उसका प्रोसेस देखेंगे। लेकिन ये उसके अलावा है, यानी कि जो आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं वो ऐसे ही गायब हो जाए अगर कहीं गलती से पूछ दिया तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर आपके हैं, नहीं वो थिंकिंग कर रहे थे। अच्छा तो थिंकिंग करते करते जो है वो डीप थिंकिंग करने लगे। तो ऐसा होता था, ऐसा तब होता था हम लोग भी ठंड के समय में जब जो है वो रजाई के भीतर पड़ते थे ना, तो रियली तो सो ही रहे होते थे जैसे इन्होंने बोला, लेकिन जस्टिफिकेशन तो देना था कि सो नहीं रहे हैं।
पापा बोलते थे कि बेटा पढ़ा मत क्या करो, सोचा भी करो, थिंक किया करो। तो मम्मा आई तो क्या कर रहे हो, थिंकिंग। ये काम बहुत पसंद था, तो थिंकिंग। कब वो बदल जाता था डीप थिंकिंग में, ये तब पता चलता था ये तो आराम से थे, हम लोग के खराटे गूंजते थे, तो पता चलता था कि हम कितने डीप थिंकिंग में थे। Secured creditor who seeks to realize its security interest shall intimate the liquidator। जब लिक्विडेशन प्रोसेस हो रहा है तो वो इंटीमेट करेंगे कि भाई हमारे चीजों पे तो ऑलरेडी क्या है, चार्ज क्रिएटेड है, तो हमें जो है वो वहां से पैसे नहीं, हमारे लिए तो बड़ा आसान है, हमारे प्रॉपर्टी को क्या करो, जिस चीज पे चार्ज क्रिएटेड है उसको बेचो और हमें पैसे क्या किए जाएं, दिए जाएं। कहा गया अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कितने दिनों के अंदर, लिक्विडेटर शैल इन्फॉर्म द सिक्योर्ड क्रेडिटर विद इन 21 डेज ऑफ रिसीट ऑफ इंटीमेशन। आपने इंटीमेशन दिया कि भाई हमें अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इन्फोर्स करने दो, यानी उनसे जो है हमें लेने दो, तो ये 21 दिन में क्या करेंगे, आपको इंटीमेट करेंगे। इफ ए पर्सन इज विलिंग टू बाय सिक्योर्ड एसेट, अगर कोई पर्सन सिक्योर्ड एसेट लेना चाहता है, लेकिन कितने दिन से पहले, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। इंटीमेशन देने के 30 दिन के भीतर अगर कोई पर्सन आपके उन एसेट को, जिस एसेट पे चार्ज क्रिएट करके हमने आपसे पैसा लिया, जिसके कारण आप सिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएं, तो अगर कोई लेना चाहता है तो वो आपको क्या किया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा एट ए प्राइस हायर देन द प्राइस इंटीमेटेड अबव। यानी कि अगर उस प्राइस से ज्यादा पे लेना चाहता है तो आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। When the liquidator inform the secured creditor of a person willing to buy the secured asset under just above mentioned price, the secured creditor shall sell the asset to such person। 100 करोड़ रुपए आपने कंपनी को दिए थे, उसलिए प्लांट मशीनरी पे चार्ज क्रिएट किया था, आपने कहा कि हमारे चीजों पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड था, लिक्विडेटर को कह रहे हैं हमारे चीजों को सेल ऑफ करो। जब आप ये कहते हैं तो 21 दिन के भीतर वो आपको बतलाता है, अगर कोई पर्सन 30 दिन के भीतर उस प्रॉपर्टी को उस प्राइस या उससे ऊपर लेने को क्या है, तैयार है, जब वो आपको बताता है, आप हाँ कहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, सेल ऑफ कर देगा। इफ द लिक्विडेटर डज नॉट इन्फॉर्म द सिक्योर्ड क्रेडिटर, नहीं इन्फॉर्म किया, और द पर्सन डज नॉट बाय द सिक्योर्ड एसेट, या उस पर्सन ने सिक्योर्ड एसेट नहीं खरीदा जिसने क्या किया था, कहा था, द सिक्योर्ड क्रेडिटर मे रियलाइज द सिक्योर्ड एसेट इन द मैनर इट डीम फिट बट एटलीस्ट एट द प्राइस इंटीमेटेड अंडर पैरा। यानी जो कह रहे हैं कि और किसी तरीके से अब बेच सकता है, क्यों, क्योंकि बोले हमने तो बोला, आपने कहा कि कोई खरीदने वाला है तो हमने तो हाँ बोला, अगर आप नहीं बेचिएगा तो अब हम सिक्योर्ड क्रेडिटर है ना, हमारी मर्जी, हम जिस तरह से चाहे ऑक्शन करके या और किसी तरीके से चीजों को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो है वो 100 करोड़ है लेकिन प्रॉपर्टी हमारा 500 करोड़ का है, तो ये नहीं कि आप इसे अपने 100 करोड़ पे ही सिर्फ बेच दे ताकि ये जल्दी से बिक जाए और बाकी का नुकसान हो जाए। कहा ये जब भी बेचा जाएगा वो मैक्सिमम प्राइस पे बेचा जाता है और उससे तो कम नहीं होना चाहिए जितने पे हमने आपको क्या किया था, बताया था कि लोग लेने को क्या है, तैयार है। वेयर द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एसेट इज रियलाइज, यानी कब लोगों ने क्या किया, खरीद लिया, तो द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बियर द कॉस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायर अंडर पैरा 2। मतलब अगर हाँ कह दिया और वो बिक भी गया तो बिकने के केस में जो खर्च आएगा उसको सेल करने को लेकर के, उसको माइनस करने के बाद जो पैसा होगा वो सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाएगा। लेकिन अगर ये 100 करोड़ से ज्यादा होगा तो नहीं। अगर मान लीजिए कि रियलाइज जो हो रहा है वो हो रहा है 90 करोड़ लेकिन खर्च मान लीजिए 1 करोड़ का हो गया, तो उस केस में 89 करोड़ ही हुए, बाकी आपका लॉस है। या तो आप लिक्विडेशन प्रोसेस में आइए और या बोलिए कि मुझे लिक्विडेशन से कोई मतलब नहीं है, हमारे सिक्योर्ड जो हमारे एसेट्स हैं हमें वो दे दो, आपका जितना आए उतना रखो, हमें लॉस होता है तो होने दो। तो अगर ये ऑप्ट करते हैं तो इस तरह से होगा। लेकिन अगर आप नहीं बेचते उनके एसेट को उनके कहने के बाद भी, तो वो फ्री है उन चीजों को बेचने के लिए, लेकिन उससे कम प्राइस पे नहीं जिस प्राइस पे जो है वो ऑलरेडी क्या रहा था, आपको इंटीमेट किया गया था। When the secured asset is realized, the liquidator shall bear the cost of incurred to identify the buyers। कह रहे हैं कि अगर secured asset आपका क्या हो गया, रियलाइज हो गया, तो ऐसे केस में जो भी कॉस्ट रहेगा, अगर खुद जो है वो secured जो है वो क्रेडिटर ने बेचा है तो secured क्रेडिटर भी उसमें से क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट माइनस करेंगे, और तब जो बचा वो उस तक पहुंचा।
अगर वो कुछ भी एक्सेस है तो किसको वापस करेंगे? वापस लिक्विडेटर को करेंगे। द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई। कब? जब आपने किस चीज को इन्फोर्स किया? सिक्योरिटाइजेशन एक्ट को अगर किया। और ये आपका अलग से चैप्टर है जिसमें देखिएगा किस तरह से हम एआरसी अपॉइंट करते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं और उसके जरिए आपके उन चीजों पे जो गिरवी रख करके जो है वो चार्ज क्रिएट करके जो है वो पैसे जो है वो आपसे लिए गए थे, तो आप किसी चीज पे गिरवी रखा, किसी चीज पे चार्ज क्रिएट किया गया, उस चीज पे दोबारा से हम जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करेंगे और तब हमारे पास पैसा आएगा, उससे हम आपके पैसे को पे कर देंगे। देखेंगे वो सिक्योरिटाइजेशन हमें देखना रहेगा। कह रहे अगर उस प्रोसेस से ये जाएंगे तब ये सारा कुछ एप्लीकेबल नहीं है सिक्योरिटाइजेशन में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड एसेट। अगर मान लीजिए कि लिक्विडेशन के दौरान जो पैसे आए हैं उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये हमें पता है, वो किस तरह से वाटरफॉल अरेंजमेंट के तहत या एग्रीमेंट के तहत जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे एसेट हैं जो एसेट बिक ही नहीं रहे हैं। पॉसिबल? सबसे पहले तो कहा गया कि सारे एसेट को एसरटेन कीजिए और उन सारे एसेट को सेल ऑफ करके वैल्यू क्या कीजिए? रियलाइज कीजिए। ये आपने कह दिया ना, लेकिन अगर वो उससे सारा वैल्यू रियलाइज नहीं हो रहा है तो कहा कि अगर नहीं हो रहा है तो एक ही उपाय है, एसेट का एसेट ही बचा हुआ है तो एसेट ही हम क्या करेंगे? एसेट ही दे देंगे उनको। द लिक्विडेटर में विद द परमिशन ऑफ एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कह रहे हैं कि हमने कोशिश की लेकिन नहीं बिका, तो डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द स्टेक होल्डर एन एसेट दैट कैन नॉट बी readily or advantageously sold due to its particular nature or other specific circumstances। यानी कि सेल नहीं हो सकता है तो वैसे केस में कहा गया आप इसको ऐसे ही जो है वो प्रॉपर्टी ही दे दें। लेकिन द एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी शैल आइडेंटिफाई द एसेट, प्रोवाइड ए वैल्यू ऑफ द एसेट, डिटेल एफर्ट आपने जो क्या किया बेचने में लगाया और उसके बाद रीजन बताइए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का। काम की बात यह है अगर एसेट नहीं बिका आप उनको बदले में क्या दे सकते हैं? एसेट ही दे सकते हैं। इन चीजों को बताने के बाद कि हमने एफर्ट लगाया फिर भी जो है वो चीज नहीं बिक रहा है तो हमें उनको देने ही है, तो हम स्टेक होल्डर को क्या कर रहे हैं? एसेट ही दे रहे हैं। रिकवरी ऑफ मनी ड्यूज। लिक्विडेटर शैल इंडेवर, रिकवर करेगा सबसे, जिन जिन लोगों से उन्हें पैसे रिकवर करना है उन सबसे क्या करेगा? टाइम बॉन्ड मैनर में पैसे रिकवर करेगा, क्योंकि लिक्विडेटर का काम है एसेट को एसरटेन करना और जो भी जो है उनके ऊपर लायबिलिटीज है उसको मीट करना और जो बच्चे वो स्टेक होल्डर में क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या करेगा? रियलाइज करेगा। लिक्विडेटर टू रियलाइज अनकॉल्ड कैपिटल और अनपेड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जिन जिन लोगों के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी जो है बकाया बचा हुआ उनसे क्या करेंगे? ये पैसे मंगवाएंगे। जिनके ऊपर भी कोई एरियर है उस एरियर को ये रिसीव करेंगे। 5 रुपए शेयर्स के दिए हुए थे, 10 रुपए का शेयर था, तो जो भी अनकॉल्ड है वो क्या करेंगे? कॉल्ड करेंगे और उसके बाद उसी से वो पेमेंट करते। याद रखिए अगर किसी ने जो है वो अनपेड जो है अमाउंट नहीं दिया, यानी जो है उनको देना था और उन्होंने पे नहीं किया, उनको हम कंट्रीब्यूटरी के लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन के समय भी उन्हें नहीं देंगे। यानी अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स के 2-2 रुपए बचे हुए थे देने के लिए और आपने नहीं दिया, अगर आपके दिए बिना भी जो है वो सारा काम हो गया तो भी आप रिसीव करते वक्त भी कंट्रीब्यूटरी के लिस्ट में नहीं है, क्योंकि कंट्रीब्यूटरी के लिस्ट में 2 समय आप होते हैं। एक, जब आपको कंट्रीब्यूट करना है तो यानी आपको देना है, और दूसरा आपको जब रिसीव करना है कंपनी से क्योंकि बचा हुआ रह गया। तो कहा कि अगर आपने अपने जो है वो पार्ट का नहीं दिया है तो आप कंट्रीब्यूटरी के लिस्ट में नहीं होंगे, आप अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते हैं। इफ एनी ड्यूज और कॉल मेड प्रायर टू लिक्विडेशन बाय प्रोवाइडिंग अ नोटिस टू कंट्रीब्यूटरी टू मेक द पेमेंट, कितने दिनों के भीतर? जिनके ऊपर जो कॉल बचा हुआ 15 डेज में देंगे। नहीं किया तो उनके साथ कोई भी क्या नहीं करेंगे? कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। क्लियर है? ये हमारा था किसके बारे में? स्ट्रैटेजिक रिजोल्यूशन। यानी कि रिजोल्यूशन के स्ट्रैटेजी अगर सही में देखें तो कोई भी एक स्ट्रैटेजी मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया कि ये जो है वो स्ट्रैटेजी क्या था। बस ऐसा लगा जैसे अलग अलग जगहों से, कभी कभी नहीं होता है कि मूवी नहीं बन रही होती है तो थोड़ा सा ये सीन दिखा दिया, थोड़ा सा ये सीन दिखा दिया, थोड़ा सा ये दिखा दिया, तो ऐसे ही लगा जैसे चैप्टर नहीं बन रहा था और कसम खाया हुआ था
कि रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी नाम का क्या करेंगे, एक चैप्टर बनाएंगे, तो अलग अलग चीज को उठा करके बस क्या कर दिया, डाल दिया। इसके पहले वाले पार्ट तो थोड़े ठीक, बाद वाले में तो सारी चीजों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया कि लिक्विडेशन के समय किस किस तरह से हम क्या करेंगे, चीजों को सेल करेंगे। आइए, जब इनका लिक्विडेशन पे इतना ध्यान चला ही गया तो हम भी क्या कर देते हैं, लिक्विडेट कर ही देते हैं। कहा गया कि पहले हम कौन सा स्टेप लेते हैं, रिजोल्यूशन, जिससे हम क्या करें, रिवाइव करें, और अगर नहीं होगा तो हम किस में आएंगे, तो जो है हम लिक्विडेशन में आएंगे। यहां जो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है बहुत शानदार है, बहुत जोरदार है, भूल जाएंगे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत हम क्या कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। एक बार मुझे भी पेज नंबर बता दीजिए, मैं इस पर चलिए। कह रहे हैं कि सबसे पहला काम इंटीमेशन ऑफ लिक्विडेशन, कह रहे हैं कि व्हेन लिक्विडेशन कैन बी ऑर्डर्ड, कह रहा है कि जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी डज नॉट रिसीव व्हाट, ये कब हो सकता है, नहीं रिजेक्ट नहीं है, एजुडिकेट डज नॉट रिसीव रिजोल्यूशन प्लान। हाँ, यानी हमने बड़े सारे लोगों से मंगाया, कोई भी हमें रिजोल्यूशन प्लान नहीं दिया गया, या रिजोल्यूशन प्लान तो दिया गया लेकिन किसी रिजोल्यूशन प्लान पे हमारे जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर थे उनका जो है वो सहमति नहीं हो पाया। अल्टीमेटली क्या ये पहुंचा एजुकेटिंग अथॉरिटी तक, नहीं। वेयर द एजुकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्ट द रिजोल्यूशन प्लान, पहुंचा तो है, उनको तनिक भी पसंद नहीं आया। या एनी टाइम बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान द कमिटी ऑफ क्रेडिटर रिजॉल्व टू लिक्विडेट कॉर्पोरेट डेटर, कितने के वोट से, क्या कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है हो पाना, क्या रिजोल्यूशन, तो क्या कर दो, लिक्विडेट कर दो। एक ये ग्राउंड। व्हेन द कॉर्पोरेट डेटर वायलेट्स द टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, क्या उपाय हमारे पास बचता है, रिजोल्यूशन प्लान आया नहीं, रिजोल्यूशन प्लान आया रिजेक्ट हो गया, या जो है जो रिजोल्यूशन प्लान आया एक्सेप्ट भी हुआ उस अकॉर्डिंग जो है वो डेटर्स ही नहीं चल रहा है, कॉर्पोरेट डेटर नहीं चल रहा है, और या जो हमारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं जिनको लेकर के सारा काम हम कर रहे हैं, या जो हमारे जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो खुद कहते हैं कि हमें रिजोल्यूशन वगैरह अब नहीं चाहिए क्योंकि ये नहीं पॉसिबल है। कहा ठीक है। बार टू फाइलिंग ऑफ सूट एंड लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि व्हेन लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, किस सिचुएशन में पास होगा, ऊपर हमने सिचुएशन देख लिया। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। याद है जब आपका रिजोल्यूशन प्लान चला था तो मोराटोरियम नाम का चीज था, वो इसीलिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करते थे ताकि हम रिजोल्यूशन जैसे प्रोसेस को क्या कर सकें, सक्सेसफुली कर सके। अब जब रिजोल्यूशन जैसा प्रोसेस नहीं होगा तब क्या होगा, हमारे लिक्विडेशन। उस केस में हम कह रहे हैं ये सारे चीज नहीं होंगे, किस दौरान, लिक्विडेशन के दौरान। ए सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय द लिक्विडेटर ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेटर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर आपके कहीं पे बकाया है तो आप क्या कर सकते हैं, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी से परमिशन लेकर के आप उसको किसके बिहाफ पे कर सकते हैं, आप उसको लिक्विडेटर करेगा किसके बिहाफ पे, कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे, अगर कोई पैसे उन्हें लेने हैं। एवर प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू लीगल प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू सच ट्रांजेक्शन एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। अगर आरबीआई या बाकी और किन्हीं का कोई ओपिनियन रहेगा तो उस केस में ये वाले प्रोविजन हमारे एप्लीकेबल नहीं होंगे। कौन से वाले एप्लीकेबल नहीं होंगे, कि आपके ऊपर केस इनिशिएट नहीं होगा, या आप जो है वो केस को क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। लिक्विडेशन ऑर्डर टू बी डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, जैसे ही लिक्विडेशन ऑर्डर आपका आएगा क्या माना जाएगा, जो भी ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, वर्कमैन हैं, वो सारे क्या माने जाएंगे, डिस्चार्ज माने जाएंगे। लेकिन यहां पे थोड़ा इफ बट है, और वो इफ बट आपका जो है वो इसको जरा सा बताइए कि क्या हर केस में लिक्विडेशन ऑर्डर आने के बाद सारे लोग जो है अपने पोजीशन से डिस्चार्ज माने जाएंगे। 30 सेकेंड सोचने के लिए। क्या हर सिचुएशन में लिक्विडेशन का ऑर्डर आने के बाद डीम्ड टू बी अ नोटिस ऑफ डिस्चार्ज जो भी इंप्लॉय और बाकी लोग हैं,
बताइए, पांडे जी को ही मौका देते हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्या हर केस में ऑफिसर, कंपनी के ऑफिसर, एम्प्लॉय और वर्कमैन की मैं बात कर रहा हूं, वो डिस्चार्ज माने जाएंगे? उनके बारे में बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि लिक्विडेशन इमीडिएटली नहीं हो रहा है, बल्कि इसको होने में समय लगेगा, और उस दौरान हमें चलाना क्या रहेगा? तभी तो हम चीजों को क्या कर पाएंगे? रिकवर कर पाएंगे। कहा बिल्कुल सही है। अगर ऐसा सिचुएशन रहा जहां पे लिक्विडेशन हमारा इमीडिएटली नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? लिक्विडेशन के दौरान हमें क्या करना पड़ेगा? कंपनी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो वैसे केस में वो डिस्चार्ज नहीं माने जाएंगे। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एक्ट एज लिक्विडेटर, ऑब्वियस सी बात है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट तो हुए थे रिजोल्यूशन के लिए, लेकिन वो क्या करेंगे? लिक्विडेटर, दोनों कैपेसिटी में काम करते हैं। पावर टू वेस्ट इन लिक्विडेटर, कह रहे ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, जो डायरेक्टर हैं कि मैनेजेरियल पर्सनल हैं, उन सारे के पावर किनके पास चले आएंगे? सेम है, जैसे जब ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बने थे तो इनके पास वो सारे पावर आ गए थे, वैसे ही जब ये लिक्विडेटर अपॉइंट होंगे तो वो सारे पावर आ जाएंगे, ताकि ये प्रोसेस को कर सके लिक्विडेशन का और उस दौरान कंपनी को चलाने का। प्लेसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, देखिए, पर्सनल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर टू एक्सटेंड ऑल असिस्टेंस एंड व्हाट कॉर्पोरेशन टू लिक्विडेटर, जैसे आपके इंसॉल्वेंसी के दौरान वो सारी मदद कर रहे थे, वैसे ही लिक्विडेशन के दौरान भी वो क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस किया जा सकता है? कहा किया जा सकता है। प्रोसेस, प्रक्रिया सेम रहेगा, लेकिन बोर्ड के पास ये चीज भेजना रहेगा। यानी पहले ये कहां पे जाएगा? एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस चीज को कहां भेजेगा? और बोर्ड हर केस में 10 दिन के भीतर उसको क्या करेगा? चेंज करेगा। द एजुकेटिंग अथॉरिटी शैल ऑन रिसीट ऑफ प्रपोजल ऑफ बोर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल एज लिक्विडेटर बाय एन ऑर्डर अपॉइंट सच इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अगर आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? यहां कह रहे हैं कि रिप्लेस करने के पीछे आपका जो रीजन है वो है रिकमेंडेशन, और ये रिकमेंडेशन किसके थ्रू जा रहा है? एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू। कहां पे जा रहा है? बोर्ड के पास जा रहा है। सिचुएशन हो सकता है कि रिजोल्यूशन कर पाना पॉसिबल नहीं था, लोगों ने कहा कि इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से रिजोल्यूशन नहीं हो सकता है, इससे लिक्विडेशन भी नहीं हो पाएगा, तो वैसे केस में क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। जैसे हम रिजोल्यूशन प्रोसेस के दौरान रिप्लेस कर सकते हैं, वैसे लिक्विडेशन के दौरान भी क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन रिप्लेस जब भी किया जाता है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू, कहां तक जाता है? बोर्ड, और बोर्ड के कंफर्मेशन के बाद ही जो है वो क्या होता है? रिप्लेस होता है। नहीं तो हो सकता है, ये इसीलिए इसमें थोड़ा ज्यादा लंबा प्रोसेस किया गया, कि हो सकता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से लिक्विडेशन का काम कर रहे हो, या रिजोल्यूशन का जो तरीका अपना रहे हो वो किसी खास तरह के लोगों के लिए वो सुटेबल ना हो, या उनके फेवर में ना हो, या उनका एक्सपेक्टेशन कुछ और हो। तो ऐसे में ये ना हो कि जो अच्छे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं वो जो है वो क्या किए जा रहे हैं? रिप्लेस किए जा रहे हैं। इसीलिए अल्टीमेटली कहां से ये आपका फाइनल कंफर्मेशन आएगा? बोर्ड से आएगा। फी फॉर द कंडक्ट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, कहा कि लिक्विडेशन के लिए फी, कहा बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए आता है, वैसे लिक्विडेशन का फी भी। और लिक्विडेशन के दौरान भी जब हम बाद में वाटरफॉल एग्रीमेंट के तहत सारे चीज को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सबसे ऊपर किसका खर्चा रहेगा? लिक्विडेटर का रहेगा। पावर एंड ड्यूटी ऑफ लिक्विडेटर टू वेरीफाई क्लेम ऑफ ऑल क्रेडिटर, उन सारे एसेट्स को क्या करना? अपने कस्टडी में लेना। जो भी एक्शनेबल क्लेम है, चाहे प्रोमिसरी नोट्स हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, कोई भी चेक हो, उन सबको अपने कब्जे में लेना। उन सारे एसेट्स और प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट करना कि उसका जो है वो वर्थ कितना है, और टू टेक सच मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एसेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। कह रहे हैं कि जो हमारा एसेट है वो बिल्कुल सही तरीके से प्रोटेक्ट रहे, और इस बीच में आप उसको क्या कीजिए? जो भी उसका वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, वो वैल्यू क्या कीजिए? रियलाइज कीजिए। बिजनेस को चलाना अगर है तो आप बिजनेस को बिल्कुल वैसे ही चलाइए जैसे आपका बिजनेस क्या हो रहा था? चल रहा था।
इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह को आप तब सेल करें जब आप प्रॉपर जो है वो पब्लिक ऑक्शन वगैरह जैसे रूट का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू उसका क्या हो सके, रियलाइज हो सके। अगर बिजनेस चल रहा है तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जो भी ट्रांजेक्शन आपको करना है वो सारे ट्रांजेक्शन करने के लिए आप ऑथराइज हैं, चाहे वो फंड रेजिंग से लेकर के किसी और तरह का एग्रीमेंट करना रहे या कॉन्ट्रैक्ट करना रहे। तो इनके पावर बिल्कुल वही पावर है जो पावर आप कहिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के होते हैं। अंतर बस इतना ही है कि यहाँ पे इनको सेल आउट भी करना रहता है, तो उस समय एसेट को जो है वो प्रॉपर ऑक्शन वगैरह के साथ क्या करे, सेल आउट करे। और बिजनेस को चलाने वाली जहां तक बात रहती तो कहा बिजनेस को चलाने वाली बात में जैसे उनको पावर है वैसे ही क्या है, इनको भी है। अगर इस दौरान कहीं भी कंपनी के किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी एलिनेट कर रहा है तो ये अपने नाम पे जो है वो कंपनी के बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। अगर कोई भी एसेट हमारा कहीं पे और जो है वो किसी चार्ज के तहत है तो हम जो है वो देखेंगे कि हम उस एसेट को जो है वो छोड़ दें या हम जो है वो पेमेंट करके उस एसेट को ले आए ताकि उस एसेट से और भी वैल्यू हम क्रिएट कर सके। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास एसेट है, ये एसेट इसलिए क्योंकि किसी और बंदे ने हमसे क्या लिया था, कर्ज लिया था, या हमने कहीं और से भी कर्ज लिया था, लेकिन ये उसके लिए जो है वो लिक्विडेशन नहीं हो रहा है, तो हम देखेंगे कि हम इसको वेव ऑफ कर दें, छोड़ दें, या हम वो पेमेंट करके उस एसेट को अपने कस्टडी में ले आते हैं क्योंकि उस एसेट की कीमत बहुत ज्यादा है। हो सकता है किसी से सिर्फ 5 करोड़ का कर्ज लिया था, स्थिति खराब है इसलिए आपने वो पेमेंट नहीं किया, लेकिन वो 500 करोड़ का आपका एसेट है। एसेट को तोड़ के तो नहीं देंगे, जब आपको कर्ज की जरूरत थी तो वो 5 करोड़ था, लेकिन आपने 500 करोड़ के एसेट पे वो कर्ज जो है वो लिया था। तो ऐसे में 5 करोड़ आप मुंह पे मारिए, 500 करोड़ के एसेट को लेकर के आइए, उसको ऑक्शन कीजिए ताकि इधर जो आपका लिक्विडेशन में आपके ऊपर लायबिलिटी है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। मतलब कंपनी को गोइंग कंसर्न की तरह चलाते रहिए जब तक कंपनी पूरी तरह से क्या नहीं हो जाती है, लिक्विडेट नहीं हो जाती है। टू अप्लाई द एजुकेटिंग ऑथोरिटी फॉर एनी सच ऑर्डर और डायरेक्शन, अगर इन्हें लगता है कि कोई भी चीज जो इनके जो है वो पावर में नहीं है तो ये इवन एजुकेटिंग ऑथोरिटी के थ्रू बोर्ड से क्या ले सकते हैं, इस बात के लिए परमिशन ले सकते हैं कि लिक्विडेशन के दौरान हमें ये स्पेसिफिक पावर चाहिए रहेगा। पावर टू एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो वहां पे MIS बना हुआ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो भी प्रोटोकॉल वहां वर्क करता हो, चाहे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो, चाहे कोई और हो, या आप आउटसाइड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी वगैरह से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें, आप डायरेक्टर से लेना चाहें, आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज से लेना चाहें, कहा कि आपको लिक्विडेशन प्रोसेस को करने के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन चाहे वो इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन अगर कहीं पेड फॉर्म में है तो आप इसके लिए भी अलाउड हैं और आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके पास जो है वो इस समय कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, आप ये देखना चाहते हैं कि आज भी इस वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्ट को अगर हम लेकर के आते हैं, यानी ये अगर तैयार होता है तो क्या इसका डिमांड है, या हम इसको यहीं पे स्क्रैप में जो है वो बदल दें, या हम इस प्रोसेस को यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। इसका मतलब कुछ पैसे तो लगे हैं लेकिन अभी और भी पैसे लगने तब वो चीज क्या होगा, तैयार होगा। तो अब आप देखिएगा मार्केट यूटिलिटी है या नहीं है, तो ये चीजें आपको कैसे पता चलेगा, जब आप किसी सोर्स से क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन, सर्वे के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो क्या उन सारे चीजों को आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चाहे वो इंफॉर्मेशन जो है वो यूटिलिटी हो, चाहे कोई क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का कोई भी क्या हो, सर्वे हो या एजेंसी हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर इस समय वर्क कर रहा हो। बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। Information system for securities and asset posted as security interest regulated under any law for the time being। कह रहे हैं information system for what, सिक्योरिटीज। आपके पास कोई भी और सिक्योरिटी, किसी भी कंपनी के शेयर्स वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, आप उस समय किसी में इन्वेस्टमेंट भी तो किए होंगे, इन्फोसिस या किसी कंपनी के शेयर्स होंगे, आप उनका क्या ले सकते हैं, जैसे भी आप हो उनका क्या लीजिए कि प्राइस कितने हैं, क्योंकि वो भी तो एसेट है जिसको आपको क्या करना है, उसको भी आपको जो है वो लिक्विडेट करना है, उसको भी आपको हटाना है। एनी डेटाबेस मेंटेन्ड बाय द, अगर आपके जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है डेटाबेस कि जहां से कोई चाहे तो डेटा क्या कर सकता है, पिक कर सकता है, तो वहां से भी आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और
कोई और तरीका जो बोर्ड ने बताया हुआ है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द क्रेडिटर्स, कह रहे लिक्विडेटर शैल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सच क्रेडिटर हु हैव रिक्वेस्टेड फॉर व्हाट such information within a period of how many days? 7 days from such request or provide reason for not providing the information. लिक्विडेट आप कर रहे हैं, अगर वो आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे किसी एसेट या किसी चीज से रिलेटेड, तो वो आप प्रोवाइड करेंगे 7 दिनों के भीतर, और अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो रीजन बताएंगे कि क्या आप वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. लिक्विडेशन स्टेट, द लिक्विडेशन स्टेट शैल कंप्राइज ऑल लिक्विडेशन स्टेट विच शैल इंक्लूड द फॉलोइंग. कह रहे हैं कि जब आपका लिक्विडेशन होगा तो उस लिक्विडेशन के दौरान कौन कौन से चीज जो है वो आपके क्या होंगे, लिक्विडेट होंगे, कौन कौन से चीज एसेट के कैटेगरी में आएंगे. इन्होंने कहा कि एनी एसेट, जो एसेट आपके जो है चाहे जो है वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, वो भी आप कहिएगा प्लांट मशीनरी तो नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कोई बात नहीं है, सिक्योरिटीज तो होता है. एक कंपनी के पास दूसरे कंपनी में किए गए इन्वेस्टमेंट फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, या उसका डेटाबेस किसके पास होगा, डिपोजिटरी के पास. तो कहा गया कि वो भी दोनों ही किस में आएगा, एसेट के कैटेगरी में. एसेट दैट मे नॉट बी इन पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, कुछ ऐसे भी एसेट जो आपके जो है वो पोजीशन में नहीं है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इनकम्बर्ड एसेट्स. यानी कि ये एसेट आपके पास अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया था, कर्ज लिया था, और इस पे क्या क्रिएट किया था, चार्ज. जो मैंने अभी आपको बताया कि 5 करोड़ का जो है वो कर्ज था, और शायद 500 करोड़ का जो है वो एसेट था. रीजन ये था कि हम एसेट को तोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए हमने क्रिएट किया था. वो एसेट भी क्या होगा, लिक्विडेटर के पास आएगा लिक्विडेशन के लिए. उस एसेट को भी ये क्या कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उस एसेट को लेने के लिए इनको कितना पे करना पड़ेगा. अगर 5 करोड़ नहीं पे करेंगे तो अंडरटेकिंग देंगे कि इस एसेट से जो पहला पैसा आएगा वो लिक्विडेशन के जरिए नहीं, बल्कि इस पर्टिकुलर एसेट से हम आपको क्या कर देंगे, पे कर देंगे. या उनको बोलेंगे कि आप इसको जो है वो क्या करें, हमारे इस एसेट को सेल ऑफ करें, अपने पैसे रिकवर करें, और बाकी हमें क्या करें, वापस करें. लेकिन ये ऐसा जब भी वो करेंगे, वो प्राइस कहीं भी किसी भी तरीके से जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि 5 करोड़ के लिए 10 करोड़ में 500 करोड़ की चीजों को क्या कर दिया, सेल ऑफ कर दिया. टेंजेबल एसेट, चाहे वो क्या हो, मूवेबल या इमूवेबल हो. इंटेंजेबल एसेट, कह रहे हैं अगर कोई भी इंटेंजेबल एसेट किसी भी तरीके का हो, चाहे वो आपका जो है वो कहिए कि आईपीआर हो, या कोई और जो है जितने भी तरह का पेटेंट या फिर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, या और जो भी एप्लीकेबल चीज, अगर आप कहीं भी डिजाइन वगैरह, कार वगैरह की कंपनी है तो डिजाइन, या आईसी के तहत इंटीग्रेटेड सर्किट का जिस भी तरह से जितने भी चीजों को आप सोच सकते, वो सारे के सारे टेंजेबल और इंटेंजेबल सारी चीजों को एसेट के कैटेगरी में रखेंगे. एसेट सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप बाय द कोर्ट और अथॉरिटी, कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा चीज जो ऑलरेडी जो है वो कोर्ट के पास है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये एसेट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा. कहा कि ये तब क्वेश्चन रहता है जब हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न में रहती है कि अगर हमने उनको ये चीज नहीं प्रोवाइड किया तो हमारे उस एसेट को वो जो है वो लिक्विडेट कर देंगे. अब ऑलरेडी हम लिक्विडेशन में हैं, तो ऐसे केस में अब हमारे कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी चीज जो है वो वैलिड नहीं है. ज्यादा से ज्यादा वो किसी भी चीज के लिए डैमेज या कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, और ये भी हम उनको तब पे करेंगे जब आप हमें वो एसेट हमारे कस्टडी में देंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि एग्रीमेंट टू सेल के कारण आपने किसी चीज को किसी के कस्टडी में दिया था, लेकिन जब कंपनी अब लिक्विडेट हो रही है तो एग्रीमेंट टू सेल था, सेल नहीं था. तो एग्रीमेंट टू सेल में हम फ्यूचर में करने वाले थे, अब फ्यूचर कहां, अब तो हमारा प्रेजेंट ही खत्म हो रहा है, तो हम फ्यूचर में कहा जाएंगे. तो ऐसे केस में जो है वो आपको जो है वो एसेट क्या करेंगे, कोर्ट वापस दिलाएंगे. एनी अदर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू और वेस्टिंग टू कॉर्पोरेट डेटर्स एट द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ऑल प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एज एंड व्हेन दे आर रियलाइज. कह रहे हैं कि सारे के सारे एसेट से आप क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को जो है वो आप रियलाइज करेंगे. इन चीजों को रियलाइज करने के लिए जो भी कॉस्ट होगा वो सारा का सारा कॉस्ट उस एसेट से माइनस किया जाएगा, तभी एसेट का क्या निकल करके आएगा, रियलाइज्ड वैल्यू निकल करके आएगा. व्हाट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन एसेट, किन किन चीजों को शामिल नहीं करेंगे. थोड़ा सा चीज यहां वो रिपीट होगा जो हम लोगों ने आईआरपी के समय किया था. तो यहां भी कह रहे हैं एसेट हेल्ड इन व्हाट
थर्ड पार्टी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था क्योंकि वो बेली की तरह थे और उनका उस पर कोई राइट क्रिएट नहीं होता है। ऑल सम ड्यू टू एनी वर्कमैन और एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड ग्रेचुटी फंड। मतलब इस कंपनी का एक फंड तो वो भी है, पेंशन, ग्रेचुटी और जो भी हमारे प्रोविडेंट फंड के हैं वो सारा अपने कब्जे में ले ले लिक्विडेटर, और उससे जो है वो अपनी लायबिलिटी को फुलफिल कर दे। तो क्यों, वो है किसका? क्या कंपनी के नाम का नहीं है? का है तो कंपनी का ही है, लेकिन वो डेडिकेटेड है और वो अपोर्शन्ड है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसी चीज के लिए मिलेगा जिस चीज के लिए वो बना हुआ है। प्रोविडेंट फंड का पैसा जो लोग अभी तक थे उन्हीं लोगों को मिलेगा, वो ग्रेचुटी का या और किसी चीज का पैसा है। अदर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट विच डू नॉट स्टिपुलेट ट्रांसफर ऑफ टाइटल बट यूज ओनली एसेट, यानी कि कह रहे हैं कि और कोई भी आपका जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट which do not stipulate transfer of title but use only what asset, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि ये आपका जो है वो हायर जैसा कॉन्ट्रैक्ट हो, हायर और परचेज एग्रीमेंट जैसा, जिसमें जो है वो कहीं भी आप उनको देंगे नहीं, बस सिर्फ एग्रीमेंट के तहत वो उसको क्या करते रहेंगे, यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। तो ऐसे केस में आप उनको अपने कस्टडी में नहीं ले सकते। कॉर्पोरेट डेटर के पास एक मशीन है, ये मशीन सेल नहीं लीज बेसिस पे है, या ये मशीन आपका जो है हायर परचेज बेसिस पे, तो आप इनको जो है वो लिक्विडेशन का पार्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये चीज आपको क्या करना रहेगा, वापस करना रहेगा। सच अदर एसेट एज में बी नोटिफाइड बाय सीजी। तो यहां पे जो आपका है कि फॉलोइंग डू नॉट बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन। एसेट इन सिक्योरिटी कोलैटरली हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर and are subject to netting and set off of multilateral trading or clearing transaction। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? Multilateral trading or clearing transaction। Asset in security collaterally held by financial service provider and are subject to netting or set off। netting और set off क्या सेंस है इसका? ये क्या ट्रांजेक्शन और कौन सा चीज है? थोड़ा नींद भगाइए और ध्यान से जो है इसको सोचिए ये क्या है। एसेट इन सिक्योरिटी कोलैटरल हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एंड आर सब्जेक्ट टू नेटिंग और सेट ऑफ इन मल्टीलैटरल ट्रेडिंग और क्लियरिंग ट्रांजेक्शन। नहीं समझ में आया मुझे, फिर से बोलिए। तो क्या इसको हम शामिल नहीं करेंगे? क्या इसको हम शामिल नहीं करें? चीज तो हमारा ही है, तो हम अपने चीज को शामिल ना करें? मल्टीलैटरल का मतलब समझते हैं? मल्टीलैटरल का मतलब होता है अगर कोई चीज बायलैटरल है तो बायलैटरल का मतलब होता है दो लोगों के बीच में। मल्टीलैटरल का मतलब है कि दो से ज्यादा, और वो भी कह रहे हैं ट्रेडिंग और क्लियरिंग ट्रांजेक्शन्स। अब थोड़ा सा ये चीज जो है खतरनाक है, या तो ऐसे ही याद रख लें या चाहे तो इस पे थोड़ा बातचीत कर सकते हैं। आपको ऑटोमेटिक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म कुछ याद है? सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। उस सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म के तहत हम जो है जब हम जो है वो शॉर्ट सेलिंग करते थे तो उस केस में हम ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए चीजों को लेते थे। अब वो दो के बीच में नहीं होता है, वो मल्टी होता है। क्यों? मैंने जो है वो शॉर्ट किया, तो जो शॉर्ट किया इसका मतलब मैंने बेच दिया, तो किसी ना किसी ने क्या किया होगा? अब जिसने जो है वो खरीदा था उस तक मुझे पहुंचाना होगा, क्योंकि मैंने तो शॉर्ट कर दिया, तो मुझे उतने से पहले ला करके देना है, तो दो लोग तो ये हो गए।
अब वो प्राइस जो है वो 100 रुपए पे मैंने जो है वो सेल किया और मैंने सोचा कि ये 120 या 100 ये 80 हो जाएगा तो खरीद के दे दूंगा, प्राइस 120 हो गया। अब ऐसे केस में वो इन्फोसिस के शेयर्स थे, मैंने साइंटिस्ट को बोला कि इन्फोसिस के 1 लाख शेयर है, इन्होंने बोला 1 लाख क्या 2 लाख शेयर है मेरे पास। अब अगर ये 1 लाख शेयर है तो इन्होंने ये 1 लाख शेयर मैंने क्या किया, 1 लाख शेयर मैंने इनसे बोरो किया और इनको बोला कि अभी आप इसको बेच रहे हैं, बोला नहीं सर मेरे पास तो रखे हैं, अभी बेचना नहीं है। मैंने इनको कहा कि 20 डेज के लिए चाहिए, इतने पैसे दूंगा। अब मैंने इनसे ले लिया, सामने वाले का ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया। अब मुझे 100 से कम मार्केट के होने पे ये शेयर्स लेने हैं, क्योंकि इन्हें तो मुझे शेयर्स ही देना है और बीच में कुछ पैसे। अगर ये चीज मैं 120 पे करता तो इसी समय मुझे 20 लाख का नुकसान होता, क्योंकि 1 लाख शेयर मैंने शॉर्ट किए थे। मैंने अपने 20 लाख तो बचाए हैं, लेकिन ये तब बचेगा जब 100 से कम में मैं क्या कर पाऊंगा। अब देखिए हुआ क्या, मैंने उनको शेयर्स दिए, कोई लॉस तो अभी मुझे हुआ नहीं, बस इनका शेयर्स मैं वापस कर दूं। 100 में मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, अब जो है बेचे हुए हैं। अब 80 रुपए में मैंने खरीदा, 15 दिन बाद मेरा प्रॉफिट, हाँ 20 लाख का प्रॉफिट। शेयर्स मैंने बेचा था कितने में, 100 में बेचा था, अब खरीद रहा हूं कितने में, 1 लाख शेयर है, कितने का फायदा, 20 लाख कैसे में मुझे फायदा हो रहा है। अब इसी से मैंने इनसे कहा था कि 20 डेज में दे दूंगा और किराए के तौर पे मैं आपको 1 लाख से जो भी देना है वो दूंगा। इनको भी फायदा हो गया और इधर आपका क्लियरेंस में भी जो है वो क्लियर हो गया। अदरवाइज अगर मैं शेयर देता ही नहीं कहीं से ला करके तो वो ट्रेड कैसे परफॉर्म होता, कैसे क्लियरेंस होता। अगर उस दौरान किसी भी तरीके से ये जो है वो जा रहे हैं लिक्विडेशन में, तो इनके वो चीज तो आने हैं, तो वो जो इनके चीज आएंगे, अगर ये खुद है लिक्विडेशन में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने ये लिया हुआ है और मैं लिक्विडेशन में जा रहा हूं तो ये वाला मेरा जो है वो अटैच नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैंने लिया है वो मुझे इनको क्या करने रहेंगे, वापस करने रहेंगे। तो मल्टीलैटरल ट्रेडिंग के तहत अगर क्लियरेंस के लिए कोई भी शेयर्स या और भी सिचुएशन हो सकता है, सबसे आसान सिचुएशन यही है जिसमें हम सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोर्डिंग मैकेनिज्म करते हैं, नेटिंग करने के लिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए। और ये तब शॉर्ट सेल अगर आपने किया तो या तो ऑक्शन में जाइए, अगर ऑक्शन में भी नहीं मिल रहा है तो कैसे ये ट्रेड हमारा परफॉर्म होगा, तभी तो इसमें पेनल्टी लगते हैं। या और कोई भी सिचुएशन निकल करके आता है जहां पे आप क्लियरेंस करने के लिए शेयर्स किसी से ले रहे हैं, ये शेयर्स आपके नहीं है, ये शेयर्स आपको क्या करने रहेंगे, वापस करने रहेंगे, तो वो इसका पार्ट नहीं होगा, वो एसेट नहीं हुआ लिक्विडेटर के लिए। पर्सनल एसेट ऑफ एनी शेयर होल्डर और पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी, जब भी हम जानते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कहा गया कि किसी भी शर्त पे एलएलपी हो या कंपनी हो, शेयर होल्डर्स के एसेट को जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा, वो भी इंडिविजुअल एसेट को। एसेट ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडरी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, एनी अदर एसेट एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम, यानी जितने भी आपके क्लेम है उन सारे क्लेम को क्या कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए। लिक्विडेटर शैल रिसीव and collect the claim of creditors within a period of how many days, 30 days from the date of commencement of what, liquidation process। लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के 30 दिन के भीतर जिन जिन लोगों के जितने क्लेम है वो सबको इनवाइट करेगा और कहेगा कि जिनके जितने भी क्लेम है वो क्लेम क्या कीजिए, सबमिट कीजिए। सबमिशन ऑफ क्लेम बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर अपना सबमिट कर रहे हैं। बाय प्रोवाइडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ सच क्लेम विथ एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस समय उनके पैसे नहीं मिले थे उन्होंने इस बात को कहां पे फाइल कर दिया, ताकि इससे ये पता चल जाए बस कि सही में आपके इतने क्लेम बनते हैं। अदरवाइज आप उन सारे क्लेम का प्रूफ देते रहिए कि मैंने जो है ऑर्गेनाइजेशन को इतने और इतने पैसे क्या किए थे, दिए थे। इन केस वेयर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, पॉसिबल क्योंकि आपने वो फाइल किया ही नहीं था तो रिकॉर्ड उनके पास है नहीं। द फाइनेंशियल क्रेडिटर में सबमिट द क्लेम इन द सेम मैनर प्रोवाइडेड फॉर द सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर द
ऑपरेशनल क्रेडिटर, यानी कि अब आपको सारे प्रूफ के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि आपका ये क्लेम हुआ था, आपने डिमांड रेज किया था, आपके डिमांड को क्या कर दिया गया, फुलफिल नहीं किया गया। मतलब वो सारे के सारे चीज आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास होता है तो ये आपको नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां आप सारा डेटाबेस डाले थे कि मेरा ये अमाउंट रेज हुआ, मैंने जो है वो उनसे मांगा, उन्होंने मुझे इतने दिन में भी जो है वो नहीं दिए, और ये सारा डेटाबेस इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अपने पास कीप करते हैं। सबमिशन ऑफ क्लेम बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो भी क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, किसके साथ, प्रूफ द क्लेम एज मे स्पेसिफाइड बाय द, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप डॉक्यूमेंट देंगे। आसान तरीका तो यही कि जो भी इनवॉइस, जो भी चीज है वो आप देंगे, या अगर बोर्ड ने कोई और तरीका बोला है तो उस तरीके से देंगे। क्लेम बाय क्रेडिटर हु इज पार्टली अ फाइनेंशियल एंड पार्टली ऑपरेशनल, कहा कोई बात नहीं है, जो आपका हिस्सा पार्टली फाइनेंशियल क्रेडिटर का है वो आप पार्टली फाइनेंशियल क्रेडिटर का दीजिए, और पार्टली किसका दीजिए, ऑपरेशन। हम आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर वाले को ऑपरेशनल क्रेडिटर वाले लिस्ट में रख देंगे, और आपके जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर वाले को फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिस्ट में रख देंगे। विड्रॉवल ऑफ वेरिएशन ऑफ क्लेम, अगर कोई क्रेडिटर चाहे तो अपने क्लेम को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। अगर उसे लगता है कि कहीं जो उसने क्लेम किया था वो क्लेम वैरी कर रहा है, यानी कि कम और ज्यादा हो रहा है, तो कितने दिन के भीतर, या ज्यादा हो गया है तो कितने दिन के भीतर, 14 डेज के भीतर कर सकता है। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम, जो भी क्लेम दिया गया उस क्लेम को क्या किया जाएगा, वेरीफाई, और वेरीफाई करने के बाद या तो वो एक्सेप्ट होगा या फिर क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो लिक्विडेटर वेरीफाई करेगा और डिसीजन अपना सुनाएगा रिजेक्ट करने का, और जब भी रिजेक्ट करने के लिए करेगा तो ऐसे केस में क्या करेगा, सामने वाले को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए या नहीं, और साथ में आप रीजन लगा करके भी देंगे। तो कह रहे यहां पे विद इन 7 डेज ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ क्लेम आप उनको बता दीजिए, और साथ में क्या दे दीजिए, रीजन दे दीजिए कि अगर उनको रीजन जस्टिफाइड लगा तो वो काउंटर क्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो भी अपना क्या फेस करेंगे, काउंटर क्लेम कि आपने जो ग्राउंड रिजेक्शन का लगाया है वो रिजेक्शन का ग्राउंड वैलिड नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लेम, पहले तो हमने क्लेम इनवाइट किया, लोगों ने क्लेम दिया, चाहे वो जो है वो आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर थे या फिर क्या थे, ऑपरेशनल क्रेडिटर। अगर वो दोनों थे तो दोनों कैपेसिटी में उन्होंने दिया। इसके बाद उसको वेरीफाई किया गया, और वेरीफाई करने के बाद जो है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट, जब एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो जाएगा तब उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, वैल्यू, कि कितना इसका वैल्यू है, कितना रियल देना है। तो द लिक्विडेटर शैल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लेम एडमिटेड इन सच मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आप किसी भी तरह से दुखी हैं, किससे, तो कह रहे हैं कि एक क्रेडिटर में अपील टू एजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर, किस चीज को लेकर के, या रिजेक्ट या एक्सेप्ट, नॉर्मली एक्सेप्ट करने को लेकर के तब होगा जब वैल्यू कम हो, और रिजेक्ट करने के केस में तो हर केस में है, कितने दिनों के भीतर, 45 डेज के भीतर। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रेलिवेंट टाइम, यहां कह रहे हैं कि रेलिवेंट पार्टी ऑफन पोजेज इंफॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स फाइनेंशियल अफेयर्स एंड में collude with him to siphoning of asset with the knowledge of corporate debtor। जब भी कंपनी के हालत खराब रहते हैं तो इस बात की सूचना जो रिलेटेड पार्टीज होते हैं उनको पहले से होती है, इसीलिए क्योंकि वो कंपनी से कंसर्न है। जो आम जो है वो आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं या जो आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं उनको ये नहीं पता रहता है, लेकिन वो लोग जो रिलेटेड पार्टी है उनको पता रहता है। सैफोनिंग का मतलब होता है कि गलत तरीके से फंड को क्या करना, इस्तेमाल करना, चाहे गोइंग कंसर्न में हो चाहे जो है वो आपका वाइंडिंग अप में। अगर आप अपने डायरेक्टर्स को या डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को कम का जो है या कहिए कि ज्यादा का जो है वो टेंडर कम में दे देते हैं तो ये भी सैफोनिंग ऑफ फंड में आता है कि पैसे को आपने मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, छुपाया। जहां पे कंपनी को ज्यादा पैसा आना चाहिए था वहां कम आ रहा है क्योंकि आपने जो है वो प्रोडक्ट को कम दामों में बेच दिया, क्योंकि डायरेक्टर के जो है रिलेटिव हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये भी क्या हो गया हमारा, सैफोनिंग ऑफ फंड। कह रहे हैं कि लिक्विडेशन के समय में इनको पहले पता रहता है। अगर कहीं कोई ऐसा एक्टिविटी हुआ है तो कह रहे हैं इनवैलिडेट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एन इंटरेस्ट देयर ऑफ ड्यूरिंग
relevant time to a person for the benefit of a creditor, surety or guarantor on account of debt and other liability। कह रहे हैं कि यहां पे समय दिया जाता है और ये समय पहले के अकॉर्डिंग होता था कि अगर अंतिम के जो है वो 6 महीने के दौरान आपने कोई भी जो है वो प्रॉपर्टी किसी को क्या किया है, दिया है, या उसको आपने सेल ऑफ किया है, या कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किया है, जब कंपनी लॉ के तहत ये आपका लिक्विडेशन होता था तो कहता था कि उसको जो है हम प्रिफरेंशियल कह के जो है या फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर करके उसको क्या कर देते थे, नलिफाई कर देते थे। यहां इन्होंने बस ये प्रोविजन बनाया है कि ऐसे केस में बस ये देखना रहेगा कि आपने उस चीज को जितने में जो है वो सेट ऑफ किया है क्या वो कम था, और अगर नुकसान हुआ है तो उतना हम क्या करेंगे, उससे रिकवर करेंगे। When liquidator or the resolution professional is of the opinion that corporate debtor has at a relevant time given a preference in such transaction, he shall apply the adjudicating officer for avoidance of preferential transaction। तो वो क्या बोलेंगे कि ये जो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन था इसको क्या किया जाए, अवॉइड, और अवॉइड का मतलब होता है उसको क्या किया जाए, नल एंड वॉइड किया जाए, यानी उस ट्रांजेक्शन को रिवर्ट किया जाए। When corporate debtor shall be deemed to have given preference, कहा गया कि कब माना जाएगा कि आपने उनको क्या किया है, प्रेफरेंस दिया है। There is a transfer of property or an interest thereon of corporate debtor for the benefit of a creditor or surety holder or on account of financial debt or operational debt or other liabilities owned by corporate debtor। कह रहे हैं कि इनमें से किसी भी तरह का आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया और कॉर्पोरेट डेटर के किसी भी तरह के प्रॉपर्टी पे आपने उनको प्रेफरेंस और प्रायोरिटी दी है तो हमेशा माना जाए कि आपने उनके साथ क्या किया है, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन किया है। The transfer has the effect of putting such creditor or surety or guarantor in a beneficial position। अगर कोई भी चीज अगर किसी को हम 2 लाख में देते हैं, आपने उन्हें कम में दिया, या अगर पेमेंट ही करना था तो उनका पेमेंट क्यों किया, क्योंकि उनसे पहले किसी और के पेमेंट पहले से ही क्या थे, ड्यूज थे। तो अगर ऐसा कोई भी चीज आपने किया तो इसका मतलब है कि आपने उनको क्या दिया है, प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि पेमेंट के लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अगर मान लीजिए हमारे ऊपर 4 लोगों का बकाया है तो या तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले से किसका पैसा बचा हुआ है, गोइंग कंसर्न की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें पहले उनका पैसा जाना चाहिए। और अगर दोनों एक ही समय पे किया हुआ है तो हम ऐसे केस में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दोनों के पेमेंट को जो है वो क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। आपको जो पेमेंट देना था आपके डायरेक्टर या और किसी पर्सन को, रिलेटेड पार्टी को, वो बहुत बाद में है, यानी कि उनसे पहले बहुत लोगों का देना था, आपने उन लोगों के पेमेंट को किए बिना इनके पेमेंट को कर दिया। ये नहीं कि आपने मुफ्त में उनको पैसे दे दिए, उनका ही पेमेंट उनको किया है, लेकिन ये आप जान रहे थे कि स्थिति खराब होने वाली है, बाकी लोग लटकेंगे, हम अपने रिलेटेड पार्टी का जो है वो ड्यूज क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। कहा कि ये सारे चीज भी किस में आएंगे, प्रेफरेंस ट्रांजेक्शंस में आएंगे। एक्सेप्शन कह रहे हैं कि एक्सेप्शन का मतलब हमने ऐसा किया लेकिन ये जो है वो आपका जो है वो कंसीडर किया जाएगा, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। किन किन सिचुएशन में, कह रहे हैं प्रेफरेंस शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फाइनेंशियल अफेयर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और द ट्रांसफेरी। नॉर्मली उनके पैसे उनको क्या करने थे, पे करने थे, जैसे हम बाकियों को पे करते हैं उनको भी हमने क्या किया, पे किया, या तो वो हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर थे या कोई और थे, हमने उनको पे किया। लेकिन ये नहीं है कि उनका पेमेंट जो है हमने पहले किया जबकि उनका पेमेंट क्या होना चाहिए, बाद में। तो नॉर्मली हमने बिजनेस में अगर किया तो प्रेफरेंस ट्रांसफर नहीं होगा। Any transfer creating a security interest in property acquired by corporate debtor to the extent that such security interest secure new value and was given at the time or after signing of securities agreement and contain a description of such property as security interest and was used by corporate debtor to acquire such property। और साथ ही साथ अगर आपने इसको रजिस्टर्ड कर दिया on or before 30 days after the quarter debtor receive possession of such property। अगर आपने कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर किया या आपने जो है वो अपने किसी भी तरह के जो है वो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किया, अगर आपने उसके 30 दिन के भीतर उसको आपने जो है वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास जो है वो इंफॉर्मेशन दे दिया
कि इस चीज को लेकर के हम कर्ज में आए हैं या हमने ये जो है वो पे किया है, अगर ये इंफॉर्मेशन आपने 30 डेज में दे दिया तो इसका मतलब वो प्रेफरेंस का पार्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस का मतलब साइफोनिंग, साइफोनिंग का मतलब है छुप छुपा के जब आपने किया है। जब भी आपने इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को वो इंफॉर्मेशन दी है, इसका मतलब ही है कि नाउ इट इज नोन टू एवरीवन। अब ये दूसरी बात है कि आप इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास जाकर के जो है वो नहीं ले रहे, लेकिन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी तो बना ही इस पर्पस के लिए है कि आप जाकर के देखें कि कौन कौन सा ट्रांजेक्शन किस किस तरह से हुआ है। तो अगर उन्होंने ये चीज 30 डेज के भीतर कर दिया तो ये इसका पार्ट नहीं माना जाएगा। एनी ट्रांसफर मेड इन परसुएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कहा कि कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था कि इनके पैसे पहले क्या करो, इसीलिए हमने किया, जबकि उनका प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं था, लेकिन वो कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए और हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। When preference shall be deemed to be given at a relevant time, हमने यहां पे दो चीजों का जिक्र किया था। एक हमने जिक्र किया था कि कब ये हमारा प्रेफरेंस ट्रांजेक्शन कहलाएगा, ट्रांसफर कहलाएगा, तब जब हम इन तरह के ट्रांजेक्शन्स को करते हैं, लेकिन किस टाइम में करते हैं, रेलिवेंट टाइम में करते हैं। वो रेलिवेंट टाइम मैंने आपको कहा कि पहले जब कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग लिक्विडेशन होता था तो वो टाइम अलग था। अब देखिए वो टाइम क्या है, कह रहे इट इज गिवन टू रिलेटेड पार्टी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज। पहले ये 2 साल नहीं होता था, 6 मंथ सिर्फ देते थे कि अंतिम 6 महीने के दौरान अगर आपने किया तो। अब इन्होंने टाइम इसलिए बढ़ाया क्योंकि इन्होंने कहा कि शायद उनको ये सारे इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा पहले पता होते हैं और ऐसे केस में आप उनके ड्यूज वगैरह क्लियर कर देते हैं और कंपनी को कहां लेकर के चले जाते हैं, लिक्विडेशन में। और लिक्विडेशन में पता है जो लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन के दौरान ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं उनके पैसे तो सबसे बाद में आने रहेंगे, क्योंकि एक तरह से वो हमारे क्या हो जाते हैं, अनसिक्योर्ड जो है वो क्रेडिटर हो जाते हैं। A preference is given to a person other than related party during the period of 1 year। अगर related party है तो कितने दिन, और अगर related party नहीं है तो जो सारे केस में 6 मंथ्स था उसको इन्होंने क्या किया, 1 साल और कितना कर दिया, 2 साल। रिलेटेड पार्टी के लिए इसलिए क्योंकि रिलेटेड पार्टी है तो और पहले से, और अगर रिलेटेड पार्टी नहीं है तो भी कितने दिन कर दिया, 1 साल कर दिया। ऑर्डर इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, यह साबित हो गया कि आपने इसी 1 साल और इसी 2 साल में किया है। उन्हीं तरह के ट्रांजेक्शन को किया जिस ट्रांजेक्शन का हमने जो है वो लिस्ट पढ़ा कि इन ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन्स कहेंगे। कह रहे हैं कि अब यहां कह रहे हैं कि क्या ऑर्डर आएगा जब ये सारे चीज क्या हो गए, पूरे हो गए, फुलफिल हो गए, समय भी, रेलिवेंट टाइम भी और रेलिवेंट ट्रांजेक्शन्स भी। द ऑर्डर में बी पास्ड बाय एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, क्या करने के लिए, इसका मतलब है कि वापस कीजिए उसी सिचुएशन में कंपनी को, यानी जो आपने ट्रांजैक्शन किया था उस ट्रांजैक्शन को नहीं करते तो जो पोजीशन होता वो कीजिए, चाहे वो कैश हो चाहे वो आपके एसेट साइड में, उसको मेंटेन कीजिए। दोज ऑर्डर आर पास टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ व्हाट, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। एन ऑर्डर बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी शैल नॉट अफेक्ट any interest in the property which has acquired from a person other than what, corporate debtor, or any interest derived from such interest as was acquired in good faith and for value। इसमें एक बेसिकली सिचुएशन आता है जिस सिचुएशन में एक और एक्सेप्शन है और कहा गया कि वैल्यू और बाकी चीज को लेकर के अगर डिफेमेशन को लेकर के कोई इशू रहे, यानी ऐसा लगे कि अगर हमने इसको पे नहीं किया तो ये हमारे ऊपर केस फाइल कर देंगे और कंपनी को डिफेम करेंगे, तो ऐसे केसेस वगैरह में जो है वो कोर्ट वगैरह भी ऑर्डर दे देती है कि आप इसको पे कर दें। या बिना कोर्ट में गए आपको लगा कि अगर इन्होंने इन चीजों के बारे में मार्केट में बताया तो हमारी कंपनी और डिफेम होगी, इसलिए आपने जो है वो पे कर दिया। वो भी एक ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे इनको क्या दिया जाता है, एक्सक्यूज दिया जाता है, लेकिन फिर उसे साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में तो जितने भी रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांजेक्शन करेंगे बोलेंगे कि मुझे धमकी दे रहा था मेरे कान में, तो फोन पे क्या, मतलब जो भी रहे, इसका मतलब ये चीज जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये साबित कर पाना कि सही में ऐसा था, क्योंकि ये ग्राउंड बाद में कोर्ट में लगने लगा कि इस ग्राउंड पे तो हर जो है वो रिलेटेड पार्टी को कौन बचा सकता है, कॉर्पोरेट डेटर प्रोटेक्ट कर सकता है। When transaction shall be considered at what,
अंडर वैल्यूड, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन से दिक्कत नहीं है, हमें प्रेफरेंस ट्रांजेक्शन से दिक्कत है। और प्रेफरेंस ट्रांजेक्शन से दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर नेचर का क्या किया, ट्रांजेक्शन किया, और उस ट्रांजेक्शन से कंपनी को जितने आने चाहिए थे उतने पैसे नहीं आए, या कंपनी को कहीं ना कहीं किसी न किसी शर्त पे क्या हुआ है, किसी न किसी चीजों का लॉस हुआ है। ए ट्रांजेक्शन शैल बी कंसीडर अंडर वैल्यूड वेयर द कॉर्पोरेट डेटर मेक्स अ गिफ्ट टू अ पर्सन। आपने किस रूप में दे दिया, कोई तो जस्टिफिकेशन दीजिए, किस बात के लिए आपने क्या कर दिया। स्थिति यह है कि आज आप जो हैं वो लिक्विडेशन के कगार पे हैं और आप क्या बांट रहे थे, गिफ्ट बांट रहे थे। एंटर इनटू अ ट्रांजेक्शन विथ अ पर्सन विच इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर एसेट बाय कॉर्पोरेट डेटर फॉर कंसिडरेशन द वैल्यू ऑफ विच इज सिग्निफिकेंटली व्हाट, क्या है, या तो मुफ्त में दिया या क्या दिया, और पिछले 1 साल के भीतर, या फिर जो है अगर रिलेटेड पार्टी है तो कितने दिनों के भीतर, 2 साल के भीतर किया। रेलिवेंट पीरियड फॉर अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन, सेम चीज आपका है 1 ईयर और 2 इयर्स। ऑर्डर बाय एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कह रहे हैं कि अगर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर एग्जामिनेशन क्या देखता है, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है, एंड लिक्विडेटर और द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो भी रहे, अगर रिजोल्यूशन है तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और लिक्विडेशन है तो लिक्विडेटर, आफ्टर हैविंग सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी टू अवेल इंफॉर्मेशन ऑफ सच ट्रांजेक्शन डिड नॉट रिपोर्ट सच ट्रांजेक्शन टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी इटसेल्फ पास, कि आप उसी पोजीशन में हमारे चीजों को ले आइए। ये दोनों केस में अंडर वैल्यूड रहा तो भी, और अगर आपने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन या ऐसा पेमेंट किया है जो पेमेंट नहीं करना चाहिए। यहां पे 2 बातें आती है, एक होता है कि आपने ट्रांजेक्शन किया, और ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि आपने पे किया। अगर आपने बिजनेस के दौरान किया लेकिन गलत तरीके से किया, जिसमें उनका ऑर्डर नहीं था पेमेंट करने का, वो भी आपके जो है वो ट्रांजेक्शन का पार्ट हुआ। दूसरा हुआ कि आपने गिफ्ट में कुछ दे दिया, या आपने जो है वो एसेट वगैरह या कोई चीज जो दिया वो कितने में दिया, रीजनेबली लेस में दिया। तो दोनों ही चीजें हैं। कह रहे हैं कि अगर आपने यहां पे गिफ्ट और बाकी चीजों में भी दिया है तो हम क्या बोलेंगे उसे, पोजीशन को वापस कीजिए, सामान वापस लीजिए, या जिस प्रॉपर्टी को आपने बेचा था वो प्रॉपर्टी वापस लीजिए। अगर वो प्रॉपर्टी फिर से उसने सेल ऑफ कर दिया है तो क्या आना चाहिए, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आना चाहिए। ऑर्डर इन केस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, जो भी अंडर वैल्यू, ये 2 बार रिपीट हुआ है आपका, देखिए एक बार, अंडर वैल्यूड ऑर्डर, एजुकेटिंग ऑर्डर इन केस ऑफ अंडर वैल्यूड, सेम ही चीज है। एक्सटॉर्डिनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इसका मतलब है कि वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन अ पार्टी टू एक्सटॉर्डिनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, लेकिन फिर ये कितने दिनों के भीतर, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब है कि किसी भी शर्त पे आपने कोई भी जो है वो चीजों को सप्लाई किया, और इस केस में उनको क्रेडिट पे आपने क्या किया, सप्लाई किया, या आपने उनको कोई भी चीज जो दिया है वो अनरीजनेबली बिना कोई सिक्योरिटी क्रिएट किए हुए क्रेडिट पे जो है वो प्रोवाइड किया है, लेकिन कितने दिनों के भीतर, 2 साल के भीतर। तो ऐसे केस में ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आपका क्या नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, और ये भी उनको क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। इसका मतलब 3 तरह के सिचुएशन अभी तक आए। पहला आया एसेट को लेकर के, दूसरा आया उनको हमने उनके ही चीजों के लिए पेमेंट किया, तीसरा आया हमने उनको जो है ऑन क्रेडिट कोई चीज क्या किया है, पे किया है, ऑन क्रेडिट हमने किसी चीज को सप्लाई किया है, या उनके लिए हमने जो है वो कोई जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी अराइज किया है। अगर ये तीनों में से कोई भी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को क्या किया जाएगा, बैक किया जाएगा, और वो चीज कंपनी को वापस लाया जाएगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, अब यहां पे आपके पास 2 रास्ते हैं। एक आपके पास है कि आप रिलिंक्विश इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट टू लिक्विडेशन स्टेट एंड रिसीव प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट बाय द लिक्विडेटर, जैसा लिक्विडेशन में बताया जाएगा। यानी इसके बाद आप देखेंगे लिक्विडेशन में कि कैसे और किस बेसिस पे हम पे करेंगे, या तो आप बोलिए हम इसको वेव करते हैं, और हम कहां आ जाएंगे, हम उसी बेसिस पे आएंगे जैसे हम वाटरफॉल एग्रीमेंट के तहत या अरेंजमेंट के तहत हमारा जो ऑर्डर होगा,
और रियलाइज इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। या फिर आप क्या कीजिए, आप अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट खुद से ले लीजिए, जो हमने देखा था कि आप इन्फॉर्म कीजिए 21 डेज में। आप जो है जब आप हमें इन्फॉर्म करते हैं तो हम आपको 21 डेज में बताते हैं कि आपके चीज का ये वैल्यू हो रहा है जो आपको 30 दिन के भीतर मिलता है। अगर आप हाँ कहते हैं तो हम उसे बेच करके आपका पेमेंट करेंगे और जो एक्सेस है वो अपने पास रखेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं, भूल जाओ मेरे चीजों को, सारे चीजों को आपको जैसे लिक्विडेट करना है करो, मेरे भी पैसे को उसी फुटिंग पे रख लो जिस फुटिंग पे बाकी जो है वो क्रेडिटर को रखा है। अगर मेरा नेचर अनसिक्योर्ड का है, सिक्योर्ड का है, तो सिक्योर्ड का तो मेरा ऐसे ही वेव हो गया, क्योंकि मैंने अपने चीज को क्या कर दिया, रिलिंक्विश कर दिया अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना, तो मैं उसे छोड़ दे रहा हूं। आप कहेगा सर ऐसा कभी रियली हो सकता है क्या? कोई सिचुएशन है जिसमें ऐसा हम कर सकते हैं? जरा सोच करके देखिए, क्या किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर को किसी ने काट खाया एक साथ 3-4 ने, कि वो अपने इस राइट को क्या कर रहा है, रिलिंक्विश कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं उसी फुटिंग पे आऊंगा जिस फुटिंग पे कौन है, बाकी हमारे जो है। एक बात मिस हो रहा है भी आपसे। एक तो सही है कि एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है, लेकिन एक और बात इसमें ऐड करना पड़ेगा तो कंप्लीट आंसर होगा, वो सोचिए। चलिए फिर सुनिए, क्या कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें वो बोलेगा मैं जो है वो आईपीसी 53 के तहत जाऊंगा, सेक्शन 53 के तहत, और मैं अपने जो है वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रिलिंक्विश करता हूं, यानी कि मुझे इस प्रॉपर्टी को बेच करके पैसे नहीं चाहिए, मुझे भी जो है लिक्विडेशन में जो मेरा जगह होगा, अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का होता है तो मुझे उसी जगह पे रख लो और मुझे जो है वो पैसे दिला दो। ऐसा करने के लिए उसके पीछे क्या वजह होगा, क्या सिचुएशन होगा? समय 30 सेकेंड, और जो आपने बोला वो आधा आंसर है, तो इसीलिए जो है दो बातें एक साथ होगी तब वो ऐसा करेगा। सोचिए, बताइए। सोच लीजिए अच्छे से अभी। हाँ जी, बताइए। डुप्लीकेट फूल पत्ती। यही तो आपने बोला, एक तो कौन कौन सी बात हुई? वाटरफॉल अरेंजमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये तो एक स्ट्रक्चर है, उसको नाम दिया गया है, प्रायोरिटी ऑर्डर को नाम दे दिया गया है। सेकंड, पारी पासु चार्ज। नहीं, एक ही है तब, क्योंकि ऐसे तो वैल्यू ही उसे कम आ रहा है ना। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि एक जो आपने बोला ये कहीं ना कहीं तो उसी चीज की तरफ पहुंचा रहा है कि एसेट के वैल्यू क्या है, मतलब उस एसेट से कम मिल रहा है, चाहे आप उस पर 4 आदमी का कीजिए या 5 आदमी का कीजिए, अल्टीमेटली उस पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम आ रहा है, जितना उसका उतना नहीं है।
मैं कह रहा हूं और एक बात साथ में है, कम आ रहा है तो ले लेना जितना कम आ रहा है। इधर क्यों आ रहा है? इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का वैल्यू तो जरूर कम है, लेकिन कंपनी के पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इतने फंड आने वाले हैं कि जितने भी उनके ऊपर लायबिलिटी है वो सारे के सारे लायबिलिटी क्या होंगे मिट होंगे। और अगर हम कहीं सिक्योर्ड क्रेडिटर बन करके रह गए, तो अगर हम सिक्योर्ड क्रेडिटर, आपको तो दो में से चॉइस दिया ही हमने या तो सिक्योर्ड क्रेडिटर और या फिर जो है लिक्विडेशन का पार्ट बनिए। तो अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर बनेंगे तो वैसे केस में आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर हम नॉर्मल अनसिक्योर्ड में आते हैं तो कंपनी के पास इतना पैसा है लिक्विडेशन के दौरान कि ये तो शेयर होल्डर तक भी पहुंचेगा। तो हम अनसिक्योर्ड हैं, हम तो फिर भी ऊपर हैं, तो हमें सारा पैसा अनसिक्योर्ड में हमारे सारे मिल जाएंगे, हमारे जो 5 करोड़ हैं। लेकिन अगर हम जो है सिक्योर्ड वाले में जाएंगे, एसेट को बेचेंगे, तो एसेट का वर्थ 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। Where the secured creditor realize security interest, he shall inform the liquidator. Before any security interest is realized by security creditor, the liquidator shall verify such security interest and permit the secured creditor to realize only such securities interest, the existence of which may be provided either. कह रहे हैं कि आप उनको इंटीमेट कीजिए और उस पर अपना जो भी आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको क्या कर सकते हैं, रियलाइज, उससे जो है वो पैसे रिकवर कर सकते हैं। और उस चीज को जो है रिकॉर्ड में कहां पे देंगे? क्यों भाई? क्योंकि आपने तो हमारा नाम खराब किया था ना कि कंपनी ने पे नहीं किया है, तो अब आपको पे हो गया है, तो आप क्या कीजिए, उसको वहां पे पुट कीजिए। और साथ ही साथ कह रहे एनी अदर मीन्स, अगर कुछ और भी तरीका बतलाते हैं बोर्ड तो वो भी बतलाएंगे। एक तो आप किसको बतलाएंगे? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, ये आपका वही है जिसको हमने किस नाम से जाना था, और इसमें फी ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड कॉस्ट रिलेटेड टू रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये आपका सबसे ऊपर में रहता है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में हमने ये भी देखा था, ये सिर्फ और सिर्फ किसके और लेकर के, वर्कर के अमाउंट को लेकर के। जो वर्कमैन का जो ड्यूज है वो भी कितने दिन का, 24 मंथ्स वाला। और ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर का, ये दोनों किस फुटिंग पे होता है, और जितना ये एक दूसरे के लिए वेव कर देते हैं उतने के लिए फिर ये अगले फुटिंग पे आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलना था, मान लीजिए एसेट को बेच करके 20 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने 20 लाख रुपए जो है वो नहीं लिए, बल्कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिया 10 लाख, और 10 लाख रुपया जो है वो वेव किया किसके लिए, वर्कमैन का जो 24 मंथ्स का पैसा जाना था। तो अब अगर इसके बाद और भी जगह से पैसा आता है तो इस केस में इनके बचे हुए 10 लाख पहले क्या करेंगे, हम पे कर देंगे, तब जो है वो बाकी नीचे के एस्पेक्ट जाएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, कह रहे हैं कि जब हमारे लिक्विडेशन का सारा काम क्या हो गया, पूरा हो गया, तो वैसे केस में जो है एप्लीकेशन आप दीजिए किनको, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ऑब्वियसली एनसीएलटी, लेकिन हर जगह वर्ड क्या यूज करते हैं हम यहां, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और किस चीज के लिए, डिसॉल्व करने के लिए। कंपनी ऑफ एन ऑर्डर विद इन हाउ मेनी डेज, जो कॉपी है इस ऑर्डर का कितने दिनों के भीतर, 7 दिनों के भीतर, बी फॉरवर्डेड टू द अथॉरिटी विथ विच द कॉर्पोरेट डेटर इज रजिस्टर्ड। इसको क्या करेंगे, हम फाइल कर देंगे, और तब इस तरह से हमारा लिक्विडेशन क्या होगा। लेकिन ये लिक्विडेशन की स्थिति कब आई, हम पहले कैसे बढ़े थे, लेकिन रिजोल्यूशन से जो है वो काम, तो हमें किस पे आना पड़ा, लिक्विडेशन के प्रोसेस को तो हम देखते गए, लेकिन इस लिक्विडेशन के प्रोसेस में एक जगह जाकर के सबसे ज्यादा जो है हमें समय लगा और सबसे ज्यादा पेजेज भी लगे, जहां से सिर्फ 3 बात ध्यान रखना है आपको। उसमें से सिर्फ 3 बातें। पहला कि ट्रांजैक्शंस जो हुआ है वो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस हुआ है, जो 3 नेचर के हो सकते हैं। एक हो सकता है उनका पेमेंट कर दिया, उनको जो है हमने सस्ते में या मुफ्त में दे दिया। तीसरा, हमने उनके लिए कुछ क्रेडिट क्रिएट कर दिया। इन तीनों के तीनों सिचुएशन में हम उसको वापस करेंगे और क्या करेंगे, रिवर्ट करेंगे, बशर्ते ट्रांजैक्शन का नेचर मिलना चाहिए और वो रेलिवेंट टाइम मैच करना चाहिए। तो इस केस में रिकवरी के ये हैं
तीनों ही केस में रिकवरी के लिए सेम चीज दिया हुआ है, इसीलिए आपको वो 3 बार अब नहीं करना है, बल्कि तीनों केसेस के लिए वो 1 हो गया, तीनों केसेस के लिए टाइम 1 हो गया, और तीनों केसेस के लिए बस सिचुएशन 3 अलग अलग हुए, बाकी सारे चीज सेम हो गए। तो जो 3 बार था वो 1 बार में कन्वर्ट हो जाएगा। पूछेगा तो हम उसको उसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसे देख रहे हैं जैसे कि ये फुल स्टॉप था। हाँ, इसीलिए मैं रुका कि जब आप किसी को देखते हैं और कुछ बोलते हैं तो दोनों चीज साथ साथ चलता है। जब मैंने बोला तो ये जो बिंदु था वो कौन सा वाला था, लेकिन इनके चेहरे का एक्सप्रेशन लगा कि यहां कोई कॉमा है, आगे जो है वो कोई स्टेटमेंट आने वाला है। क्या 3 में से कहां पे आप अटके? 3 तरह के सिचुएशन में हम प्रेफरेंस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। एक है कि कंपनी ने, जो आपके कॉर्पोरेट डेटर हैं, उन्होंने किसी भी जो है वो रिलेटेड पार्टी को मुफ्त में दिया, या जो है वो सामान जो है वो सस्ते में दे दिया। एक तो ये हुआ। दूसरा हुआ कि उनका पेमेंट जो है वो बिना प्रायोरिटी ऑर्डर को ध्यान में रखे कर दिया, ऑल्दो बिजनेस ट्रांजैक्शन के दौरान, लेकिन बिना प्रायोरिटी ऑर्डर को क्या किए हुए, ध्यान में रखे हुए। तीसरा है, उनको आपने कुछ क्रेडिट जो है वो क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, जिसका मतलब है कि या तो उन्होंने किसी से कुछ लिया सामान वगैरह, आपने उसके लिए जो है वो एश्योरिटी, गारंटी या क्रेडिट दे दिया, या आपसे ही उन्होंने किसी चीज को लिया और आपने वो चीज उनको किस चीज पे दे दिया, क्रेडिट पे दे दिया। तो आप उस चीज को वापस रिकवर कीजिए। क्रेडिट पे दे दिया तो पैसे लीजिए, किसी और के लिए अगर आपने दिया है तो अगर आपके कोई पैसे उसमें गए तो वो क्या कीजिए, तीनों ही कंडीशन में आप सिचुएशन को रिवर्ट कर दीजिए। चलिए, ये हमारा क्या था, जब रिजोल्यूशन से बढ़े और कहां पहुंच गए, लिक्विडेशन। अब एक छोटा सा एस्पेक्ट है और वो है लिक्विडेशन का ही, लेकिन इस बार हम रिजोल्यूशन से नहीं चले थे, बल्कि हम क्या करने गए, हम करने ही गए लिक्विडेशन, यानी कि वॉलंटरी लिक्विडेशन। अब देखिए आपके में ये कितने पेज पे है, पेज नंबर कितने पे है, कह रहे कितने पेज में है, बता रहे हैं मुझे। हाँ, अच्छा, इससे ये पता चल रहा है कि संतुलन क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग इसके बाद नहीं बिगड़ने देंगे। ये छोटा सा चीज है, इसको क्या करते हैं हम, नहीं, इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये अभी उससे जुड़ा हुआ चीज है। लिक्विडेशन तक तो हम पहुंचे, एक लिक्विडेशन तो देखा रिजोल्यूशन के बाद लिक्विडेशन पे, और एक जो है वो किसमें हम वॉलंटरी लिक्विडेशन पे जाते हैं। वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन कीजिए। कंडीशन सबसे पहले, कंडीशन एंड प्रोसीजर फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन रजिस्टर्ड एज कंपनी। किसके लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए। ए डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट। किस बात का एफिडेविट देंगे, दे हैव मेड फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर ऑफ कंपनी, और उन्होंने ये ओपिनियन डिराइव किया है कि हमारे कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, या अगर है तो हम उसे चुकता करने में क्या है, कैपेबल है। कैपेबल है, ये आप डिक्लेरेशन देते हैं, एफिडेविट पे देते हैं। कौन देता है, डायरेक्टर। एंड कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। इंटेंशन हमारा किसी को डिफ्रॉड करना नहीं, फ्रॉड करना नहीं है, हम बस अपने आप को लिक्विडेट करना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम डर के भाग रहे हैं कि हमें डेट पे करना है, या तो हमारे ऊपर कोई डेट नहीं है, और अगर है भी तो हमारे पास पैसे हैं, आप हमें लिक्विडेट करने का ऑर्डर दीजिए, हम उनके पैसे क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। द डिक्लेरेशन शैल बी अकम्पेन्ड विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आपके सिर्फ कहे से काम नहीं चलेगा, आप इस बात का प्रमाण दें, और प्रमाण के लिए आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जो कम से कम आप कितने साल का देंगे, 2 साल का देंगे। या अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से अभी तक का सफर 2 साल का नहीं है, तो इनकॉर्पोरेशन से लेके अभी तक का जो भी पीरियड है उसका आप क्या दीजिए, ऑडिटेड हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीजिए। ए रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ कंपनी,
अगर आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कोई क्या किया है, प्रिपेयर किया है, तो बताइए ना, आप जो इतने चौधरी बन रहे और कह रहे हैं कि एक तो कर्ज नहीं है, और अगर है भी तो हम क्या कर देंगे, कितना एसेट है, कितना उसका वैल्यू है कि आप क्या कर देंगे, पे कर देंगे। विद इन 4 वीक ऑफ डिक्लेरेशन स्पेशल रिजोल्यूशन पास कीजिए जनरल मीटिंग में, यानी एसआर आप पास कीजिए। पहले तो आप अपनी मीटिंग कीजिए डायरेक्टर की, एफिडेविट दीजिए। एफिडेविट से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, साथ में क्या लगाइए, आप उसका प्रूफ भी दीजिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीजिए 2 साल का कम से कम, या जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, अगर 2 साल से वो पीरियड कम है तो। A resolution of member of company general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily as a result of expiry of a period of its duration, if any fixed by article or occurrence of any event, company shall dissolve as the case may be by appointing insolvency professional to act as liquidator। कह रहे हैं कि एक तो एसआर, और दूसरा कह रहे हैं कि अगर आपने पहले से ही क्या तय कर रखा था, कोई टाइम या कोई इवेंट, अगर वो इवेंट आ गया है उसके कारण कर रहे हैं, तो आप ये बताइए। 2 सिचुएशन, एक तो आप कोई इवेंट वगैरह नहीं आया और आप अपने आप को क्या करना चाहते हैं, वॉलंटरी लिक्विडेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो उस सिचुएशन में अपने आप को लिक्विडेट करना चाहते हैं, जो सिचुएशन आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इनकॉर्पोरेशन के समय में बताया था कि अगर ऐसा होगा तो हम अपने आप को क्या करेंगे, लिक्विडेट कर देंगे, जिसको वाइंडिंग अप कहते हैं वो हम कर देंगे। या अगर जो है ये डेट आ गया तो अगर वो डेट या वो इवेंट आ गया तो वो आप बताइए। और इस केस में नॉर्मली हम उनको ओआर पे भी क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो हर केस में क्या चाहिए रहता है, एसआर। लेकिन अगर वो इवेंट जैसा चीज आ गया है या वो डेट आ गया है तब आप कर रहे हैं वॉलंटरली, तो हम क्या दे देते हैं आपको, परमिशन, ओआर पे भी। नोट, इफ द कंपनी ओन एनी डेट टू एनी पर्सन creditor representing how much, 2/3 in the value of debt of company shall approve the resolution within 7 days of such resolution। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपने कहा था पहला चीज कि हमारे ऊपर कोई कर्जदार नहीं है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कहा कि हमने कर्ज लिया हुआ है लेकिन हम चुकता करने में क्या है, कैपेबल है, तो ऐसे केस में रिजोल्यूशन पास होने के बाद जो आपका एसआर पास हुआ है उसके 7 दिनों के भीतर आपको उन डेटर का भी रिजोल्यूशन कैसे पास करना है, 2/3 से पास करना है। द कंपनी शैल नोटिफाई द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड बोर्ड अबाउट व्हाट रिजोल्यूशन टू लिक्विडेट द कंपनी विद इन हाउ मेनी डेज, 7 days ऑफ सच रिजोल्यूशन और द सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर। डिपेंड करता है, अगर क्रेडिटर नहीं है तब तो रिजोल्यूशन जो आपका शेयर होल्डर्स का हुआ उसके कितने दिनों के भीतर, उसके 7 दिनों के भीतर। और नहीं, अगर हमारे पास डेटर भी था तो उस केस में जो हमारे क्रेडिटर्स थे उनके जो है वो रिजोल्यूशन के पास होने के कितने दिनों के भीतर, 7 दिनों के भीतर। द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन। जब आप जो है वो रिजोल्यूशन प्रोसेस को कर रहे होते तो उस समय जब वो एक्सेप्ट होता है तब स्टार्ट होता है, जब आपका एप्लीकेशन यहां पे जिस दिन आपका क्या पास हुआ है, रिजोल्यूशन पास हुआ, उस दिन से स्टार्ट। किस दिन से, क्रेडिटर वाला या शेयर होल्डर वाला? हाँ, अगर सिर्फ आपके जो है वो शेयर होल्डर है, कोई आपका जो है वो डेटर नहीं, यानी कोई क्रेडिटर नहीं था, तो ऐसे केस में जो है जब एसआर पास हुआ। लेकिन अगर आपने जो है वो कर्ज भी ले रखा था तो जब किसका रिजोल्यूशन पास हुआ, वहां से। Where the affair of corporate person have been completely wound up and its asset completely liquidated, the liquidator shall make an application to adjudicating authority कि क्या कर दीजिए। और कैसे बंटवारा होता है ये ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं, जो उनके बीच में बंदर बांट करते हैं। Adjudicating authority shall on application filed by liquidator pass an order कि हमने आपको क्या कर दिया, इस डेट से, इस दिन से हमने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। वंस द फेयर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन वाउंड अप एंड इट्स एसेट कंप्लीटली लिक्विडेटेड, ये तो सेम ही चीज आ गया, हटा दीजिए इसको। ए कॉपी ऑफ ऑर्डर शैल विद इन हाउ मेनी डेज,
14 डेज ये आप फाइल करेंगे, क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर आता है तो आप फाइल करते हैं। आपके कंपनी के द्वारा फाइल किया जाने वाला ये कौन सा ऑर्डर होगा? अंतिम ऑर्डर होगा। हाँ जी, क्योंकि इसके बाद आप कोई भी ऑर्डर या कोई भी और चीज आरओसी के पास फाइल ना बचेंगे, ना क्या करेंगे, फाइल करेंगे। कह रहे हैं कि दोनों के बीच में जो प्रोसीजर में अंतर है, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग एंड इंसॉल्वेंट लिक्विडेशन। इंसॉल्वेंट लिक्विडेशन वाला आपको अभी हम लोग शुरू करेंगे, तो वहां और डिटेल में जानेंगे। कह रहे हैं कि इनिशिएट वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग वेयर द कॉर्पोरेट डेटर इज अ कंपनी। तो यहां पे डिक्लेरेशन ऑफ क्या जाता है? एंड डिक्लेरेशन द कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफंड द पर्सन। डिक्लेरेशन हैव टू बी अकम्पेंड बाय, इन दोनों चीजों के साथ। और ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हमने यहां पे क्या किया है? समराइज कर दिया है। अगर यही आपका जो है वो प्रोसेस क्या रहेगा? इंसॉल्वेंसी जैसा। तो इंसॉल्वेंसी के बारे में हम बात करते हैं जब कौन सा लोग हो, या तो इंडिविजुअल हो और या फिर हमारा क्या हो, या हमारा जो है वो नहीं, जब पार्टनरशिप फर्म हो तो उनके लिए इंसॉल्वेंसी जैसा। और उस केस में हमारे पास ऑथोरिटी भी अलग होंगे। तो अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो इसी चीज को डिस्कस करेगा, इस इंसॉल्वेंसी वर्ड को, जिसमें हम देखेंगे कि हमने डीआरटी, डीआरएटी, एनसीएलटी, एनसीएएलटी जो बनाया है और इनके जो अलग अलग प्रोविजन बनाए हैं वो किस तरह से मूव होंगे। इनके वाले तो सब हमने देख लिए हैं। इसका मतलब अब हमें किस पे जाना पड़ेगा? एक तो पहले कॉमन डिस्कशन, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल और किसके, पार्टनरशिप के जो है वो इंसॉल्वेंसी को। और एक कॉन्सेप्ट होगा फ्रेश स्टार्ट का, जिसमें जैसे हम कॉर्पोरेट को दोबारा मौका देते हैं क्या करने का, रिवाइव करने का, वैसे ही हम इंडिविजुअल को देंगे। मैंने पहले ही बोला नोटिफाइड सेक्शंस नहीं है, प्रोसेस भी थोड़ा सा ही दिया हुआ है। और तब उसके बाद हमारे बचेंगे डेट रिकवरी और सिक्योरिटाइजेशन। तो ये सारा कुछ हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अब सुनिए, आपके ऊपर क्या क्या काम। एक दिन में हमने बड़े सारे चीज किए हैं, लेकिन ये बड़े सारे चीज एक ही चीज के पार्ट है। यहां पे कुछ ही चीज ऐसा है जो चीज आपको ध्यान से देखना रहेगा, और ये वो चीज है जो आपको थोड़ा बोरिंग लगता था। रीजन ये है कि जो कहानी का पार्ट था वो तो आप कर भी लेंगे और वो याद भी रह जाएगा, लेकिन स्ट्रेस उस जगह जरूर दीजिएगा घर जाकर के, और उस चीज को पहले पढ़ लीजिएगा जहां पे आप परेशान हो रहे थे और एक दूसरे की मदद चाह रहे थे कि तू कुछ कर सकता है, नहीं टीचर है मैं क्या कर सकता हूं, जो ये पढ़ा रहे वो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फिर आप उसकी तरफ देख रहे, वो कह रहे मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तू भी झेल मैं भी झेलूंगा, सबका गम एक जैसा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। अब आपको वो पोजीशन सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, वो कौन सा सिचुएशन था और किस चीज को करते वक्त, उसको सबसे पहले जाकर के रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि ये खाना नहीं है और गलती से मम्मा नहीं बैठी हुई वहां पे कि जो आपको पसंद है वो बना करके क्या कर देगी, सर्व कर देगी। अगर सिलेबस का पार्ट है तो रो करके कीजिए या क्या कीजिए, हंस करके। खाना में भी देखते हैं इतने सारे टेस्टी खाना को खाते रहते हैं, बीच में करेला भी दिया जाता है, और कभी कभी मम्मा नीम के पत्ते को भी, छोटे छोटे पत्ते को फ्राई करके जो है वो देती है। ये होता है एक खास सीजन में, नीम के छोटे जब पत्ते होते हैं एकदम छोटे वाले, नहीं करी पत्ता नहीं, एकदम छोटा नए पत्ते जब होते हैं तो उसे जो है वो फ्राई करके दिया जाता है, उससे थोड़ा इम्यूनिटी डेवलप होता है। तो कहा गया कि ये भी चीज हम खाते हैं, तो कुछ चीज हेल्दी है इसीलिए खाते हैं, कुछ चीज टेस्टी है इसीलिए। आप इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में क्या है, दिया हुआ है। तो दुखी होकर के पढ़ेंगे और एफर्ट लगेगा। तो इसे अच्छा रिवाइज करते वक्त क्या करेंगे, खुश होके खाएंगे। जैसे करेला खा रहे, बड़ा टेस्टी लग रहा है, ये इतना टेस्टी होता है, अरे इसके सामने तो बिरयानी भी कोई चीज नहीं है, अब से मैं करेला ही हर दिन खाऊंगा। तो यही तरीका है इसको क्या करने का, रिवाइज करने का। तो चलिए फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त, सच्ची मुच्ची की समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।